अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और एक दूसरे का जब मैं कहती हूँ ख्याल रखें, तो वो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे को हर्ट ना करें, उनका ख्याल रखें। अच्छा जी, हमेशा की तरह बहुत दिनों से मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ, एक आपको हैप्पीनेस न्यूज़ दे रही हूँ इवेंट से रेलिवेंट। तो अगेन मैं आज भी आपको एज़ यूजुअल बताना चाहूँगी कि हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, आप यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन भी डिस्प्ले है। तो हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8, 9 फ़रवरी को। ये एग्जीबिशन जो है ये उन तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं जो अपना काम इनहेंस करना चाहती हैं कम बजट में, तो वो इस जगह पर बहुत जल्द जो है स्टॉल की बुकिंग करवाएं। मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं रिकमेंडेशन कर देती हूँ, क्योंकि ये ऑसिस इवेंट की जानिब से हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो होने जा रहा है 7, 8, 9 फ़रवरी को। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने जो है स्टॉल की बुकिंग करवाएं। फ्री फैमिली फेस्टिवल है, इसमें आपको बेस्ट प्रोडक्ट हेल्थ से रेलिवेंट, ब्यूटी से रेलिवेंट आपको प्रोवाइड हो सकती है, और बहुत अच्छे रिजनेबल एंड डिस्काउंट रेट पे। तो जितनी जल्दी, इनके नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप ज़रा नोट डाउन करें, जहाँ लिखा हुआ है ऑसिस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, तो आप उनके नंबर नोट डाउन करें और उनको कॉल करें, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब कहीं ऑन द वे होते हैं या कहीं होते हैं, तो आप लोगों को कॉल आती है कि भाई नंबर बताएं, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। तो प्लीज़ नोट डाउन किया करें कि जहाँ स्टॉल है उसी को आप नंबर को नोट डाउन करें, ठीक है। ये यहाँ पर होंगे नबील साहब होंगे, जो आपका जो है स्टॉल वगैरह बुक कर लेंगे। तो ऑसिस इवेंट की जानिब से ज़बरदस्त एग्जीबिशन, आप ज़रूर इससे कंडक्ट करें। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ब्यूटिशियंस जो हैं वो भी इस प्रोग्राम की एक ख़ास जो है क्राइटेरिया उनका भी, और इसके अंदर है पीबीआई एंड आर्ट्स मीडिया के कोलैबोरेशन से जो है ज़बरदस्त किस्म का ब्यूटी वर्कशॉप है, जिसमें आप बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में वर्कशॉप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, इसमें है जो है स्पेशली आप हेयर कट, हेयर स्टाइल, हेयर कलर, फेशियल, मेकओवर, ब्राइडल मेकओवर, और कुछ फैंटेसी जो होता है ना, जो अक्सर ड्रामों में और हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको सीखने को मौका मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत नॉमिनल बजट है, जस्ट ओनली 1500, 1500, कुछ भी नहीं है। आपको सर्टिफिकेट, लंच के साथ एक 4 घंटे की एक्सक्लूसिव क्लास मिलेगी। उसमें रिजवाना खान साहिबा हैं, बिगेस्ट नेम, और हुमा ताहिर हैं, सर अयूब हैं, और इसके अलावा कनाडा से शाहनूर साहिबा हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मौका मिलेगा। ये है ब्यूटिशियन के लिए स्पेशली सरप्राइज़, और इंशाल्लाह लकी ड्रॉ में भी हम आपको गिफ्ट्स देंगे। और ये तो हो गया आप लोगों के लिए ब्यूटिशियन का। फिर हम जब ख़वातीन की बात करते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूँगी। ख़वातीन की जब बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है, हम ख़वातीन की ब्यूटी के साथ, आपने देखा होगा कि हम हमेशा जब बात करते हैं अपनी वुमेंस की, तो उनकी जैसे इन्वायरमेंट की बात करते हैं। मैं क्योंकि अभी अपने सेगमेंट की जानिब जा रही हूँ, ठीक है। एज़ यूजुअल मॉर्निंग शो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को और समझने को, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चाहते हैं हमसे किसी को फ़ायदा पहुँचे, हमारी बात से, हमारे प्रैक्टिकल से, हमारे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख सकें। तो अभी आज फ्राइडे है, और आज मैंने एक स्पेशली आप तमाम लोगों और ख़वातीन के लिए एक अवेयरनेस का सेगमेंट रखा है। आज हम आपके ऐसे राइट्स की बात करेंगे जो आपको इर्द गिर्द आपके दरमियान मौजूद हैं, लेकिन आपको पता नहीं और आप फाइट कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंसानी हुकूक। और इंसानी हुकूक की जब बात की जाती है तो लोग सिर्फ वर्बली बातें करते हैं, भी प्रैक्टिकल बातें नहीं होती हैं। वहाँ पर हम कहीं ना कहीं ख़ानदान की बात ले आते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का कहते हैं ना कि भाई वो बड़ा है, वो छोटा है, हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता। तो फैमिली प्रॉब्लम्स सामने लाके उस बंदे के जो राइट्स हैं, उस बच्चे के जो राइट्स हैं, उस औरत के जो राइट्स हैं, उस फैमिली के जो राइट्स हैं, उस बेटी के जो राइट्स हैं, वो हम उससे उसको महरूम कर देते हैं।
ये गलत बात है। आप इसका जवाब याद रखिएगा। अगर मैं कहना चाहूँ, इस दुनिया में तो आप उसका हक खा जाएंगे, आप यतीम बच्चों का हक खा जाएंगे, एक औरत का हक खा जाएंगे, एक बच्ची का हक खा जाएंगे, एक बेटी का हक खा जाएंगे, लेकिन दूसरे जहाँ में आपको 70 ज़्यादा देना पड़ेगा, 70 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। ये आर्जी 70 साल की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी के लिए, इसके बाद तो इंसान कैसा, मैं तो कहती हूँ अभी बहुत सारे लोग वैसे ही बीमार चल रहे होते हैं, तो आप 70-80 तो खींच लें, बड़ी बात हो जाएगी। वरना तो बैठे बैठे जवान जवान लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, पता ही नहीं चलता। रोड पे चलते चलते एक्सीडेंट हो, तो हम लोग सोचते बहुत बड़े बड़े, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में अपने जेब में जो खाली कहते हैं ना, खाली जेब में लेके जाना है, उस जेबों में इतना डाल के क्या लेके जाना है आपने, कुछ भी नहीं। तो अपने दिल को भी हल्का करें, अपने जहन को भी हल्का करें, और अपने पे ना, अपने दिल पे इतना बोझ रखें कि आगे चल के आप इतने वजनी हो जाएं कि आपको हर बात का जवाब देना मुश्किल हो जाए। तो अपने आप, जब ये बात मैं करती हूँ तो बाखुदा आपने देखा होगा, मैं एक बात कहती हूँ, आई एम नॉट ए स्क्रिप्टेड पर्सन, बस दिल से बात निकलती है और मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आज मैंने अपने सेगमेंट में स्पेशली लॉ की बात करना चाहूँगी, और सिविक सेंस की, और आपके राइट्स की, और एक कोशिश है मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड मेरी टीम की कोशिश है कि मैं आपको अवेयरनेस दूं। और आज बहुत ही सीनियर इस वक्त मेरे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उनके इर्द गिर्द के सब कुछ डेली चलता रहता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं लोगों को बुलवाऊं कि जिनके दरमियान लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, डेली उनके साथ इस तरह की जो है वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो मैंने कोशिश की, और इंशाल्लाह आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, कंट्रीब्यूशन ये करनी है, कॉल करके अपने मसले हमसे शेयर करने, और हम कोशिश करेंगे हम उनको जवाब भी दे सकें। तो बहुत मैं रिक्वेस्ट है यहाँ पर बुलाऊंगी, काफ़ी देर उन्होंने मेरा वेट भी किया मेरे मैसेज से रेलिवेंट, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जावेद सतारी साहब से, प्लीज़ आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, प्लीज़ सर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जावेद भाई, प्लीज़ प्लीज़ बैठिए। और मेरी प्यारी सी बहन, उनके बिल्कुल जो है इस वक्त मौजूद हैं, और मैं उनको भी, अपनी बहन को भी दावत दूंगी। और मेरी प्यारी बहन जो है साइमा, प्लीज़ प्लीज़ साइमा आ जाए, एडवोकेट हाई कोर्ट, प्लीज़ आ जाएं जी, आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, प्लीज़ हैव अ सीट। आज जावेद भाई मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह अभी मैं मैसेज में कह रही थी कि लोग एक दूसरे के जो राइट्स हैं वो जो हैं वो एक दूसरे के राइट्स बहुत ईजीएस्ट खा जाते हैं। यतीम बच्चों का हक खाना उनके लिए बहुत ईजीएस्ट है। लोगों के घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं, पैसों के लेन देन में लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये सिविक सेंस कहलाता है, या लोगों की ये चीज़ें उनके लिए नज़र में कुछ भी नहीं, कि कोई बात नहीं है, और ख़वातीन जो है परेशान रहती हैं, या लोग परेशान रहते हैं। किसी भी शहरी के हुकूक की पासदारी की जिम्मेदारी रियासत की होती है। रियासत का मतलब ये होता है कि वो शख्स जिस मुल्क में रहता है वो मुल्क उसकी रियासत कहलाती है, बेशक, और उसका आईन उस रियासत के अंदर उन शहरियों की हुकूक पर बहस करता है, और उसका जो कानून है वो किसी के हक तलफी की सूरत में या किसी का हक सल्ब करने की सूरत में एक्शन में आता है, मैदान अमल में आता है, और उसको मैदान अमल में लाने के लिए रियासत के अंदर लॉ एनफोर्समेंट के इदारे मौजूद होते हैं। और बुनियादी तौर पर जो बेहतरीन इदारा हमारे यहाँ समझा जाता है उसको हम पुलिस कहते हैं, सिविल आर्म फोर्सेस कहते हैं, आर्म फोर्सेस कहते हैं, कोर्ट्स कहते हैं, और मोहतसिब का निज़ाम हमारे यहाँ मौजूद है उसको कहते हैं, काउंसलर सिस्टम का निज़ाम मौजूद है उसको कहते हैं। ये सब इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर किसी शख्स की हल्क तलफी हो रही है, या वो समझता है कि मेरा ये हक था और इस शख्स ने इस हक पे डाका डाला है, या ये मेरा हक मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, या ये मुझे नहीं दे रहा, तो उस शख्स को उन तमाम दरवाज़ों को जाकर खटखटाना होता है जो इससे पहले मैंने रियासत की तारीफ में बताए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस शख्स को उन दरवाज़ों का पता है कि उसको किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बीमार आदमी हो जाता है, अगर पेट में दर्द है तो उसको पेट के दर्द के डॉक्टर के पास जाना है, और सर में दर्द है तो सर के दर्द के डॉक्टर के पास जाना है, और हड्डी का प्रॉब्लम है तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है।
इन चीज़ों की मालूमात ही सिविक सेंस कहलाता है। अब वो मालूमात हम तक क्यों नहीं पहुंचती या हमें क्यों नहीं होती, इसमें रियासती सतह पर इन मालूमात की तशहीर भी रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो किस इदारे में जाए और किस इदारे का दरवाज़ा खटखटाए। इस तरह की तशहीर ना होने से भी अवामुन नास में शऊर पैदा नहीं होता और शोर का माहौल रहता है। शोर और शऊर के अंदर सिर्फ इल्म के ऐन का फ़र्क है कि अगर शोर में इल्म का ऐन डाल दो तो वो शऊर बन जाता है। और इल्म का मतलब नॉलेज है, मालूमात है, और ये मालूमात, ये नॉलेज हर आदमी का हक़ है और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मालूमात के हक़ को पूरा करे और तमाम शहरियों को उनके जायज़ हुकूक से के मामले में जितनी भी आगाही होती है वो उनको मुहैया करे, उनको पहुँचाए। बेशक। अच्छा, छोटे छोटे तो घर के जो ख़ानदान के जो मसले मसाइल हैं वो लोग अपने अंदर ही सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग, जाहिर सी बात है, आप लोगों की फ़ी होती है, कुछ लोग अफोर्डेबल नहीं होते, प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट ये कि आप लोगों की इतना टाइम लग जाता है, कभी कभी किसी प्रॉपर्टी पर एक फड्डा हो रहा होता है और वो इतना लेंदी हो जाता है कि दोबारा जब प्रॉपर्टी मिलती है तो बंदा ही नहीं होता। ऐसा कुछ है कि नहीं? हाँ, देखिए, प्रॉब्लम्स की नौइयत होती है। मर्ज और मुकदमे का एक ही मिजाज होता है। मर्ज को और मुकदमे को अगर शुरू में ही तवज्जो से देख लिया जाए तो वो बढ़ता नहीं है, सुकड़ता है। सही। अब हमारे यहाँ माशरे के अंदर चूँकि एक ईस्टर्न हमारा जो है एक माहौल है कि हम बहुत कोशिश ये करते हैं कि किसी के साथ कोई मसला हो जाए या हो गया है तो पहले अतराफ़ के लोगों से इस मसले को हल कराने की कोशिश करता है, महल्ले के लोगों से, रिश्तेदारों से और दीगर लोगों से। और उस मसले के हल के लिए उसमें इतना टाइम लग जाता है कि जब वो कोर्ट तक मामला पहुंचते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइम बार्ड हो गया, यह ज़्यादा वक्त गुजर गया, ये पुराना हो गया मामला। उसको कानून की इस्तिलाह में लीगल लैचिस कहते हैं। वो लीगल लैचेस जब पैदा हो जाते हैं तो इंसाफ के हुसूल में दुश्वारी पैदा हो जाती है। बेशक। अच्छा, मैं प्यारी बहन से बात करूंगी। ये सिस्टर, ये बताएं, माशाल्लाह सर के साथ आप काम भी कर रही हैं, मिल के आप लोग कर रहे हैं। ख़वातीन इस फील्ड में जो हैं लॉ को स्टडी भी करती हैं, पढ़ती भी हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। आपके पास ख़वातीन ज़्यादा कौन से इश्यूज़ लेकर आती हैं? क्योंकि आज हमने जर्नल टॉपिक पे बात करें, जर्नल प्रॉब्लम्स पे बात करें तमाम, जिसमें निकाह भी है, ह्यूमन राइट्स भी हैं और बहुत सारी बातें, हेरेसमेंट है, मर्द अपनी खातून को, बीवी को बहुत मारता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग कोई सवाल करना चाहें तो बहुत सीनियर जो हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट जावेद छतारी साहब, मैं अपने भाई कहती हूँ, तो जावेद साहब मौजूद हैं। और मैं आपसे सिस्टर पूछना चाहूँगी, ख़वातीन ज़्यादा कौन से केसेस लेकर आती हैं? नॉर्मली आजकल जो हमारे यहाँ केसेस आ रहे हैं खुला के। अच्छा, खुला के और मेंटेनेंस के हवाले से प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया जा रहा फैमिलीज़ को, बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि आप तवज्जो छोड़ देते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस एक फैमिली का निज़ाम चल रहा है उस हवाले से खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है। तो वो तेज़ी के साथ खुला के केसेस आ रहे हैं। कोशिश तो यही होती है कि भाई घर बस जाए, सेटल हो जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है। लेकिन ये रेशो बनिस्बत खुला से कम है। तो फिर उस हवाले से देखिए चलना पड़ता है। तो अफसोस भी तो देखें कि भाई खुला के मैटर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं। जो फैमिली केस है उनके पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर जिस तरह आपने कहा कि ये जो खुला के केसेस ज़्यादा जो है आप लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो ज़्यादा मिस्टेक किसकी होती है? मैं क्या जावेद साहब से पूछूं या आपसे पूछूं, ये बताइए। मैडम बताइए। जी, मैडम बताइए। ज़्यादा देखिए होता है इसमें भी रेशियो का हिसाब रहता है। कहीं पे मर्द की गलती होती है, कहीं पे ख़वातीन की खुद की गलती होती है। बर्दाश्त का एक निज़ाम होता है, सिस्टम होता है। तो अब कहा, जब हमने तो यही सुना कि जी बर्दाश्त औरत को करना पड़ता है, घर औरत को बसाना पड़ता है। तो उस हवाले से ये है कि हैं ज़िद्दी मर्द भी हैं हमारे यहाँ, जो कहते हैं ईगो होती है ना उनकी, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसा कुछ है। तो अब ऐसा होता है कि कुछ अब तसादुम कहाँ से पैदा होता है? जब एक तरफ ईगो होती है तो दूसरी तरफ ईगो खड़ी रहती है। जहाँ ईगो आती है तो उसमें ये कहा जाता है कि औरत को अपनी ईगो मार देनी चाहिए, बिकॉज औरत की ईगो काम नहीं करती बनिस्बत मर्द के। अगर कोई समझदार बीवी होती है तो ये कहती है हाँ जी ठीक है जी, मेरा शौहर है ना,
तो वो घर तो बसते हैं, चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन जहाँ पे फिर ईगो आ जाती हैं, कहीं आप दो कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपकी ईगो से हट के बात होती है, वहाँ लेडी की ईगो नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि उसकी समझदारी को भी डिस्करेज किया जा रहा होता है, वहाँ पे मर्द अपनी ईगो का नेगेटिव यूज़ कर रहा होता है, तो फिर वो मैटर भी मजबूरन खुला के ज़मरे में आ जाते हैं। क्या बात है यार, कितनी अच्छी इन्होंने बात की कि ठीक है ईगो है और मर्द कभी भी जो है अपने आप को डाउन नहीं करता, तो फिर उससे भी एक ज़रा सा फील होता है ना कि मुझे कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं, डाउन तो नहीं किया जा रहा। तो इस वक्त औरत को ज़रा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बात बताएं, अक्सर मैंने देखा है बच्चों को ज़्यादा पता डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो माँ के पास फिर बाप के पास, वो थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लेते तो वो इतनी जो लॉन्ग टर्म तकलीफ है वो ना बर्दाश्त करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता? देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसी भी रिश्ते की उसकी होती है जो सगा रिश्ता होता है। ओके, अब आप बीइंग ए पेरेंट ठीक है, अपनी औलाद से सिंसियर नहीं है तो सोसाइटी में कौन उनको गले लगाएगा? आय हाय हाय, बहुत बड़ी जावेद साहब आपने बात कह दी, बहुत बड़ी। और हम अपनी ज़िंदगी जो गुजारते हैं, शादी का एक पैशन होता है, शौक़ होता है इंसान को, जब आता है तो फिर घर बनाने की बात होती है, फिर बच्चे होते हैं, जब फैमिली हो जाती है तो हमारी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जो एक ग्लैमर होता है ज़िंदगी का वो ख़त्म हो जाता है। जब वो ग्लैमर ज़िंदगी का ख़त्म होता है तो हम बच्चों की तरफ देखते हैं, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम जल्दी सुबह 6 बजे उठ के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी स्कूल भेज रहे हैं। इट मीन हमारा सोना और जागना बच्चों के लिए बच्चों के लिए हम इसलिए जल्दी सो जाते हैं कि हमारे बच्चे भी जल्दी सो जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ जाते हैं कि हमारे बच्चों की स्कूल की छुट्टी ना हो जाए। इन सब जिम्मेदारियों के बाद हमें अगर ये देखते हैं कि हम बच्चों के लिए अपनी ज़ाती बुग़्ज़, अनात और अना, बिल्कुल, अना एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसको उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो अना ही रहता है। अन्ना वाकई में जावेद साहब, तो इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम बाज़ औक़ात गैरत को, गयूरियत को भी अना का नाम दे देते हैं। अब जिस तरह मैं साइमा साहिबा ने फरमाया कि मर्द की अना की बात आ जाती है, मर्द अना की बात होती है। अच्छा, बात मर्द की अना की नहीं होती। जब शादी होती है ना, इसमें जो जिम्मेदार होता है वो डोमिनेट करता है फैमिली में। बड़ा छोटा फैमिली में कोई नहीं होता, जिम्मेदारी जो है ये इंसान को छोटा बड़ा करती है। मजमूई तौर पे हमारे माशरे में मर्द जिम्मेदार होता है। बेशक। अब बीवी बीमार हो जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस मर्द के, बच्चा बीमार हो जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस मर्द के, घर के खर्चे के कॉन्सिक्वेंसेस मर्द के, हर चीज़ के, जब हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस मर्द के होंगे तो मर्द अपना डोमिनेशन वाला इख्तियार भी इस्तेमाल करेगा और लोगों को रोकेगा कि तुम ये नहीं करो, इसके नताइज मेरे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे पड़ोस में आग लग जाए तो हमें पड़ोस की आग जरूर बुझानी है, क्योंकि नहीं तो हमारे घर में, हमारी खिड़की से घर में आ क्या जाएगी। जावेद साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, मेरे कान में तो आवाज़ आ रही है। हाँ जी जी, मैं एडवोकेट साहब से बात करना चाहूँगा। जी, बात कीजिए जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही, अंदर नहीं आ रही, इस स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अच्छा जी, इनकी अगेन कॉल लीजिए, ज़रा सा डिस्टॉर्शन हो रहा है, आई थिंक सो, मुझ तक आवाज़ नहीं आ रही। आ रही है? हेलो, अच्छा चलें, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। है थोड़ी सी आके फिर चली गई है, लेकिन जावेद साहब लोगों की ज़रा पता डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। आपने कहा ईगो, अना, और अना को चाहे उल्टा पढ़ो, अगर इसमें इंसान है तो वो आर्जी तौर पे तो उसे हो रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि आगे चल के उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं? देखिए, इसमें नुकसान तो हर चीज़ का है, हर जिद का नुकसान है। अब जिद की तारीफ क्या है, हम जा रहे हैं, हमने देखा कोई नदी नाला बड़ा आ गया, तो हम ये देखते हैं कि हम उस नदी नाले को पार नहीं कर सकते। बेशक। लेकिन हम अगर जिद पकड़ेंगे और उसको पार नहीं करने की कोशिश करेंगे तो हम उसके अंदर गिर जाएंगे। लेकिन अगर समझदारी से काम लेंगे तो हम 8-10 कदम पीछे जाएंगे, भागते हुए आएंगे, दौड़ के उस नाले को पार करेंगे तो नाला पार हो जाएगा। यानी कि जिद को हम थोड़ी सी
वक्ती पसपाई से हम उस मुश्किल को हल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अगर हम 15-20 कदम पीछे होकर हम उस नाले को भागकर पार कर लेते हैं, तो इस तरह हर प्रॉब्लम ही ऐसी है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जो काबिल हल तलब ना हो या उसका हल ना हो। सवाल ये होता है कि हम उसके हल के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। अब आज देखें बात क्या होती है, जब हम घर के दरवाजे से दाखिल होते हैं, घर में अंधेरा होता है, उसका हल क्या है, हम स्विच आप हाथ लगा के स्विच देखते हैं, स्विच खोलते हैं, लाइट जल जाती है। लेकिन हम घर में आने के बाद डंडा लेके और डंडा घुमाना शुरू कर दें पूरे कमरे के अंदर कि लाइट क्यों नहीं जल रही, तो जो बल्ब लगा हुआ है वो भी टूट जाएगा और जो स्विच लगा है वो भी टूट जाएगा। वो लाइट फिर कभी नहीं जलेगी। बेशक बेशक। तो बात हर काम को हिकमत से करना चाहिए, सही, जहानत से करना चाहिए और सब्र से करना चाहिए। सब्र एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है कि सब्र से काम करने से नताइज निकलते हैं। अब जैसे साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, ये 2 पहियों पे चल रही है। इसकी ड्राइविंग से हम सब्र निकाल दें तो ना मोटरसाइकिल चलेगी कभी, ना साइकिल चलेगी, गिर जाएगा आदमी बेसब्री से। सब्र से बैलेंस करना पड़ता है, नुकसान और दूसरों को भी नुकसान। ऐसे तो इंसान को सब्र और तहम्मुल से काम करना चाहिए। लेकिन सब्र और तहम्मुल का मतलब ये नहीं होता कि हमारे सब्र की वजह से लोग हमारे सब्र को कमजोर समझे और हम पर हावी हो जाए, हमें नुकसान। चलिए इसके बारे में सवाल दोबारा करूंगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट जावेद चतारी साहब सुप्रीम कोर्ट मौजूद हैं और साइमा साहिबा मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी और आज मॉर्निंग शो में आप एक स्पेशली सेगमेंट देख रहे हैं अवेयरनेस का और लॉ पे बात हो रही है और इसमें तमाम जो है हमने तमाम जर्नल गुफ्तगू रखी है और सोशल इश्यूज़ पे भी बात करें, सिविक सेंस पे भी बात करें क्योंकि डिफरेंट लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे दरमियान बहुत ही सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जावेद चतारी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दरमियान मौजूद हैं साइमा एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, अगेन मैं आपको वार्म वेलकम करती हूँ और हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक सवाल था कि क्वेश्चन आया था ब्रेक में कि अगर एक फैमिली में बहन भाई मौजूद हैं और अचानक ज़ाहिर सी बात है जब डिस्ट्रीब्यूट होती है जायदाद तो इसमें क्या क्या राइट्स होते हैं बहनों के, भाइयों के, फैमिली में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? तो जायदाद की तकसीम के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिसके नाम जायदाद हो वो आदमी इस दुनिया में मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि उसका इंतकाल हो चुका हो, तब उसके लवाहिकीन का जायदाद पे हक डेवलप होता है। ठीक है। और उसके इंतकाल के बाद कोशिश ही की जाए एज सून एज पॉसिबल उस जायदाद की तकसीम को ख़ानदान के बड़ों में, मोहल्ले के लोगों में बैठकर आपस में खुश उसलूबी से तकसीम कर लिया जाए। क्या बात, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो फिर कानून ने शरिया भी वही है हमारे यहाँ और कानून जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इस्लाम हमारे यहाँ है वो भी वही है और एग्जिस्टिंग लॉ जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी वही है। उन तीनों के मुताबिक सबके हिस्से एक जैसे बनते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि अगर मरने वाले की बेवा मौजूद है तो कुल जायदाद का 1/8 हिस्सा, यानी कि अगर 8 रुपए वो छोड़ के मरा है तो 1 रुपया सीधा का सीधा वो बेवा को चला जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद जो रकम बचेगी वो रकम औलादों में लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्से के हिसाब से तकसीम होंगे। यानी कि अगर फर्ज करें 4 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं तो कुल हिस्से मिला के बनेंगे ये 10 में से 2 हिस्से लड़कियों को मिल जाएंगे और 2 हिस्से लड़कों को तकसीम हो जाएंगे। ठीक है। ये तो इसका कुलिया है और तरीका है। अब अगर लोग लड़ते हैं आपस में और तकसीम नहीं हो पाती क्योंकि जायदाद का हमारे यहाँ कुछ इस तरह के मामलात हैं कि अब कोई शख्स एक फ्लैट छोड़ के मरा है, इंतकाल हो गया उसका, तो फ्लैट पहला कानून तो ये है कि वो उसके वारिसान में तकसीम होगा। बेशक। लेकिन चूंकि फ्लैट की मकानियत ऐसी नहीं होती कि वो सब लोगों में दीवारें करके तकसीम हो जाए तो अल्टीमेटली उसको बेचना पड़ता है। ठीक। बेहतर तरीका यही होता है कि हम अपने तौर पर बेचकर अपने तौर पर तकसीम कर लें और हम कोर्ट को इत्तला कर दें कि हमने सक्सेशन
जो सक्सेसर कहलाते हैं लोग, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है कोर्ट से, और उनमें एक आदमी को बड़ा बना देते हैं सही। कि ये हमारा बड़ा है, ये बेचकर हम सब में मुनसिफाना तकसीम कर देंगे। ओके। अगर वो मुनसिफाना तकसीम करने में कोई कोताही होती है, कोई बात होती है, तो आप कोर्ट को शिकायत कर सकते हैं कि मेरा हक इसने इतना ले लिया, इतना नहीं लिया। ठीक है। उस जो जायदाद छोड़ी होती है, मतरूका जायदाद होती है, तरके में जो आई हुई जायदाद होती है, उसको की कीमत तमाम लवाहिकीन मिलकर उसको तय करते हैं सही। और कि इस कीमत पर हम सब राजी हैं, इस पर इसको फरोख्त कर दिया जाए। ओके, ये प्रोसीजर है इसका पूरा। अच्छा जी नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना हो। बहुत सीनियर जो है जो लॉयर मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू चल रही है। हम कोशिश करें आप तक अवेयरनेस जनरेट करें। मैं अपनी बहन साइमा से बात करूँगी। ये बताइए सिस्टर कि आपके पास जिस तरह ख़वातीन आती हैं वो एक ही बात करती होंगी, भाई मुझे इस शख्स के साथ नहीं रहना। अच्छा, बच्चे जाहिर सी बात आपके सामने ज़्यादातर प्रेफर किसको कहते हैं, माँ के पास रहने को करते हैं या बाप के पास रहने को करते हैं? देखिए हमारे पास ज़्यादातर यही आते हैं कि जी ख़र्चा नहीं दे रहे, ये मसला हो रहा है, मारपीट कर रहे हैं, तो इसी वजह से फिर आते हैं कि भाई कोई ख़र्चा वगैरह अगर निकाल दिया होता है घर से, तो घर जा के बैठ गई होती हैं, ख़र्चा नहीं दे रहे होते, तो फिर ख़र्चे के हवाले से आती हैं अगर बच्चे माँ के पास हैं तो। या फिर क्या कहते हैं, बाप ऐसा करते हैं कि बाप रख लेता है और क्या कहते हैं घर से निकाल देता है। बच्चे छोटे होते हैं, छोटे ये कि आपके एक लीगल एज है वो कंप्लीट नहीं हुई होती, तो उस सूरत में आते हैं कि भाई ताकि, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो माँ की कस्टडी में दिया जाता है, कोर्ट जो है माँ को देती है। कितने साल का बच्चा जो माँ की कस्टडी में दे दिया जाता है? माँ की कस्टडी 7 साल से कम वाला लड़का होता है और जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है लड़की की होती है। फिर उसके बाद इनके स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट में फिर माँ के पास जाना चाहिए या बाप के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक उनको इतना नॉलेज आ चुका होता है कि भाई हमारे साथ कौन फेयर चल रहा है, हमारी सही कौन है और गलत कौन है, हम किसके साथ रहेंगे तो हिफाजत में रहेंगे, किसके साथ रहेंगे तो नुकसान में रहेंगे। तो फिर वो कोर्ट को खुद बयान देने के ज़्यादातर बच्चों का ज़रा सा राइट्स देखना पड़ता है। बिल्कुल, तो फिर वो देख के फिर कोर्ट ये भी देखती है कि आया कौन इनको बच्चों को बहाल रख सकता है, आया माँ बाहर रख सकती है, बाप बाहर रख सकता है। फिर उनके स्टेटमेंट के मुताबिक जो है कोर्ट उनकी कस्टडी में दे देती है। जावेद साहब, एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन ये है, सारे ही ऐसे थे सेंसिटिव, लेकिन ये कि मुझे बताएं कि बच्चियों के ऊपर, मर्द के ऊपर कभी नहीं, औरतों के ऊपर जब तेज़ाब गिराया जाता है तो हमारे लॉ में उन लोगों के ऊपर क्या जो है दफ़ा लगाई जाती है और किस तरह उनको सज़ाएं दी जाती हैं? देखिए, हमारे माशरे में मर्द की तरफ से औरत पर जो सबसे बड़ा जुल्म मैं समझता हूँ वो एसिड विक्टिम है, जिसको हम कहते हैं तेज़ाब ज़दगी, सही फेंक देना तेज़ाब। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर जो सज़ाएं मुतय्यन की गई हैं, मैं समझता हूँ ये सज़ाएं कम है। तेज़ाब का कानून ये होना चाहिए कि औरत के जिस्म के जिस हिस्से पर तेज़ाब फेंका गया है सच उसी मर्द के या उस फेंकने वाले शख्स के, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, सरे आम खड़ा करके उसके उसी हिस्से पर तेज़ाब डाला जाए ताकि निशान इबरत बने कि आप तो चले उम्र कैद आपको हो गई, आपने 25 साल काट ली तेज़ाब फेंकने में, लेकिन जिस लड़की के साथ ये अमल हुआ है उसकी तो 25 साल हर रोज़ वो रोज़ जीती है, रोज़ मरती है। लिहाजा तेज़ाब के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें सख्त से सख्त कानून साजी करनी चाहिए। कानून अभी भी सख्त हुआ है, लेकिन तेज़ाब का जवाब तेज़ाब है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जब इस तरह का अमल हो जाएगा तो सब लोगों तो को इसको हम इस्लामी सज़ा कह सकते हैं। हो सकता है मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी बात से हमारे नाज़रीन मुत्तफिक ना हो, दूसरे लोग मुत्तफिक ना हो और कहें कि ये एक एग्रेसिव मूड में सज़ाओं का तयन कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इस बात को ज़रूर कहता है कि आँख का बदला आँख, कान का बदला कान। बात ही खत्म हो गई फिर तो। अब हम अगर इस्लामी सज़ाओं की तरफ ना भी जाए, हम ताज़ीरी सज़ाओं की तरफ चले जाएं, रियासती सज़ाओं की ताज़ीरात की तरफ चले जाएं, लेकिन फिर भी इस एसिड पेल्टिंग को जो है ना, एसिड जो फेंका जाता है औरत पे या डाला जाता है, इसके ऊपर तो कम से कम बिल्कुल इस्लामी और ताज़ीरी सज़ा एक जैसी होनी चाहिए। और जिस दिन हम तेज़ाब फेंकने वाले शख्स की उस जगह पर सरे आम तेज़ाब रियासती सतह पर सज़ा के तौर पर डालेंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि तेज़ाब फेंकने वाले जो अमल है, जो जुर्म है, उस
का रेशो जीरो हो जाए, रेशो जीरो बिल्कुल खत्म, हाँ बिल्कुल जीरो खत्म ही हो जाए। जब उसे पता चलेगा ना कि ये एक तो वो तकलीफ, एक तो वो दूसरी तकलीफ वो उसके बाद में सहेगी, उससे पहले जो उसको पेन है स्किन के ऊपर, आपको पता है इतना सा गर्म ऑयल भी हमारा पानी गिर जाए तो उससे हट कितनी के सभी, तकलीफ। उससे हट के बात फिर वो बताएं, रोजाना, देखें आपने ना, कहा कि वो रोजाना जिएगी, रोजाना ही देखिए, मरेगी वाली बात। क्या होती है हमारे यहाँ, हर आदमी को चांद सी दुल्हन चाहिए और माशरे के अंदर हम किसी माजूर औरत को, बीमार औरत को या एसिड विक्टिम औरत को कोई शख्स एकोमोडेट करने को तैयार नहीं होता। हाँ नहीं पॉसिबल ही नहीं है। अब वो जो औरत है बेचारी, जिसने कल अपनी शक्ल किसी और तरह की देखी थी, अभी मैं अल्लाह तो व्हाट्सएप पे एक क्लिप देखा था खातून का, बच्ची का, उसके जो उसके ऊपर एसिड फेंका था, उसकी वीडियो मौजूद है, वो मैंने भी देखी थी। इकरार कर रहा है और जेल में 3 साल से। तो क्यों? मॉडल कोर्स जो हमारे यहाँ बनाई है, इसके अंदर प्रायोरिटी के ऊपर जो तेजाब गर्दी का जो वाकयात है उनको तेजी से लेकर 2-3 दिन में निपटा के पूरे मुल्क के अंदर ये बताया जाए कि देखें ये तेजाब गर्दी इतना बड़ा जुर्म है, हम इस तरह से देंगे। कोई भी माशरा, तो आपके जितने वो है ना, ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, तमाम लॉयर्स हैं, ये क्यों नहीं स्टैंड ओवर लेते और इसके ऊपर क्यों नहीं आपको कुछ देखिए, एसोसिएशन होगी ना आप स्टैंड लोगों ओवर की बात ये है, देखिए बात क्या है, सभी जिम्मेदारी आपकी भी है। बिल्कुल ठीक आपको अल्लाह ने एक फोरम दिया है बातचीत, और आप जैसे कई लोगों को फोरम दिया है। है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ मीडिया का जो मिजाज बन गया है कि लोगों की पगड़ी सर से उतार कर पाँव में रोंद कर अल्लाह, और अपनी रोजी चला रहे हैं। तो इससे हट के आप एक मुझे चैनल बता दें टीवी का कि जिस चैनल के ऊपर 1 घंटे का भी ऐसा प्रोग्राम चलता हो कि माँ बाप अपने बच्चों को मार के डांट के बोलें कि तुम ये प्रोग्राम देखो। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। मजमूई तौर पर हर माँ बाप कहते हैं कि बेटा टीवी नहीं देखो। तो आप यू बीइंग ए मीडिया जो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो मैं कैसे करूंगा, ये कैसे करेंगे और दूसरे लोग कैसे जावेद करेंगे? साहब, अब तो टीवी का ज़माना मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म है। सब छोटा अपने हाथ में लेके जो मोबाइल लेके घूमते हैं, अब तो मेरे ख्याल में बहुत कम जो हैं लोग या तो करंट अफेयर देखते हैं या मॉर्निंग शो देखते हैं, बहुत कम। अब अभी जो है ना देखने का सिनेरियो ये हो गया ना, ये हम लोगों के हाथ में टीवी आ गया ना। अब टिकटॉक भी ज्यादा देखते जी, अब आप देखें, अगर टिकटॉक को आप देखें वक्त तो आपके पास, तो मैं समझता हूँ मीडिया से ज्यादा अच्छे मैसेज उसके अंदर होते हैं। और यानी वाहियातपन टिकटॉक में बड़ा है, लेकिन उसमें ऐसे क्लिप्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर बड़ा मैसेजेस होते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, मुझे इस चीज़ के, देखिए डिपेंड ऑन यू कि आप देखना क्या चाहते हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, एनजीओज का काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जाने जहाँ जगहें हमें कभी पता ही नहीं थी, और जगह पे जैकेट्स देना, स्वेटर्स देना, रज़ाइयाँ, कंबल, ये सब चीज़ें, ब्लैंकेट्स वगैरह दे रहे हैं। तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। स्ट्रीट जो है चिल्ड्रन है, उनकी हेल्पिंग हैंड बनना, खाना देना, 10 रुपये का खाना। मेरे प्रोग्राम में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन आई हैं, ट्रस्टेड जो जिनकी ट्रस्टी हैं वो लोग आए हैं, और मुझे याद है जो स्पेशल बच्चे हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग आए हैं। तो अच्छा है इस सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, डिपेंड ऑन यू। लेकिन इन बच्चों का जो है अपने, बिल्कुल हम लोग ज़रा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं और पॉजिटिव की जानिब कम जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स की ऑल टाइम सरपरस्ती। एक बात और सभी मैं कहता चलूँ आपको जी, कि लोगों की मदद की जो तशहीर सोशल मीडिया पे है, टीवी पर है और दीगर चीज़ों पे है, ये बात अच्छी है, इससे इंड्यूसमेंट लोगों को मिलता है। ओके, लेकिन हमें माशरे की सर्वाइवल के लिए काम करना चाहिए। क्या बात। और माशरा सर्वाइव कब करता है? जब माशरे में हुनरमंद लोग पैदा होते हैं। आप पूरे पाकिस्तान को उठा के देख लिया, हमारे आज के नौजवानों को डिग्रियों के ढेर में दबा दिया। क्या बात।
सारे नौजवान, ऐसा लगता है अगर कोई एक competition है, बढ़ने, आगे बढ़ने मैं का। अगर आर्टिस्ट हूँ और मुझे कोई कहे कि आज के नौजवानों को आप हालात इज़हार पे क्या मैसेज देंगे, तो मैं एक बहुत सारा डिग्रियों का ढेर बनाकर एक उसमें डूबा हुआ नौजवान दिखा के, और वो यूँ हाथ निकाल के डिग्री हाथ में लेके और उसमें दफन हुआ है। आप बता दें, हर शख्स MBA BBA इस तरह लेके फिर रहा है नौकरी। हमने क्या नौजवान को बता दिया, बेटा तुमने नौकरी करनी है। देखिए, दुनिया हुनर से आगे बढ़ी है। आज जापान को देखें, चाइना को देखें, हर तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, उनका नौजवान हुनरमंद है, उनकी इंडस्ट्री है। लेकिन मैं आपकी नॉलेज में एक बार डालूं, यकीन करें हमारा मॉर्निंग शो है ना मुस्कुराती सुबह विद सभी, मैंने अभी शुरू में भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स की बात की, यूथ की बात की। आप यकीन करें हमारी पूरी कोशिश होती है यहाँ पर जो है, चाहे वो ब्यूटिशियन ही क्यों ना हो, जो अपना एक सैलून लेके, यकीन करें उनको भी बेनिफिट हो रहा होता है, उनका सैलून रन करता है, उनको अर्निंग मिलती है। फजूल गोई से, फजूल टाइम वेस्ट करने से बेहतर है अपने घर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्किल्स का, अपने हुनर को प्रेजेंट करें। हाथ से बनी हुई चीज़ों जो ख़वातीन है उनको लेके आती हूँ। यूथ कुछ ना कुछ एक्टिव काम करती है, कुछ जैसे साइंस एग्जीबिशन में अपने प्रोजेक्ट लगाती है, मैं उनको बूस्टअप करती हूँ, भाई SME सिस्टम पर काम करें। कुछ ख़वातीन ने अपने घर में कुछ बिजनेस रन किया है, ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, होममेड खाना बना रही हैं, होममेड चीज़ें कर रही हैं, तो मैं उनको बूस्टअप करती हूँ। मेरे लिए कोई, मैं किसी उस पर काम नहीं करने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शायद इस तरह किसी को अप्रिशिएट करूँ तो दूसरे का दिल बने कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट है। तो ऐसे मुझे बहुत सारे फीडबैक आए हैं कि सभी हमने आपका शो देखा, इन ख़वातीन को देखा कि ये इतना अच्छा घर पे काम करती है, तो अब हम भी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव थिंग लेके हम लोग अपना एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करते रहते हैं कि हम अपने मॉर्निंग शो में जो पॉजिटिव चीज़ों को, लोगों को अवेयरनेस दें और उनको उजागर करें, उनके अंदर उनके जज्बे उजागर करें कि वो कुछ कर सकते हैं। और ये मैं चाहती हूँ, जिस तरह आपने कहा, ये हम सबका एक होना चाहिए कि हम काम करें। एक पर्सन का मैं वीडियो देख रही हूँ, उसने कहा 1000 में मैं मिट्टी से सोना बना रहा हूँ। मिट्टी से सोना का मतलब है वो कोई ना कोई ऐसा स्किल आपको देगा कि आप खुद अपना काम कर सकते हैं। समटाइम हम लोगों का दिमाग नहीं चलते, हम लोग बेरोजगारी से ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो करना चाहिए तो अल्लाह पाक ने हमें इतना अफजल बनाया है। तमाम जिन्नात, फरिश्ते, कितने लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े, अगर मैं मखलूक़ात भी कहूँगी जो हमें नज़र भी नहीं आती, लेकिन क्या है, अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी सबसे ऊंची जो है ना, वो अशरफुल मखलूक़ात, वो है मेरा एक बंदा। तो हमें इतना अफजल बना दिया, सबको झुका दिया। एक देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं, सभी हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है जिसमें 60% नौजवान रहता है, बेशक, और यूरोप के अंदर 80% बूढ़े हैं। हम नौजवानों को खड़ा करने के लिए कानूनी तौर पर, रियासती सतह पर क्या कर रहे हैं? नौजवान 3 चीज़ों से खड़े होते हैं। या तो आप उनको सर्विस प्रोवाइडर बनाएं, ओके, या ट्रेडर बनाएं, या उनको स्किल पर्सन बनाएं। ओके, ठीक है। हम नौजवानों को बताते कि बेटा तुम तालीम हासिल करो, डिग्री हासिल करो, तुम्हें अच्छी नौकरी लग जाएगी, चांद सी दुल्हन आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम जब इसके दिमाग में बच्चे के डाल देते हैं चांद सी दुल्हन आएगी, तो बच्चा जो है 5 जब से बोलना शुरू करता है और जब जवान होता है तो उसके दिमाग में चांद सी दुल्हन रहती है, चांद सा मुस्तकबिल नहीं होता। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे को बताएं कि हमें क्या करना है। अब हमारे यहाँ देखें हुआ क्या है, हमने जो लोग काम करते हैं, स्किल्ड पर्सन है, हमने सोसाइटी में उनको कहते हैं कि ये छोटे लोग हैं। एक आदमी जूता बना रहा है, हम उसको छोटा कहते हैं। एक आदमी कपड़े धो रहा है, उसको जूता कहते हैं। एक आदमी कपड़े सी रहा है, जिसका कपड़ा सिला हुआ कपड़ा पहन के हम अकड़ के चलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जिसका बनाया हुआ जूता पहन के हम अकड़ के चलते हैं, उसको हम कितनी हकारत से देखते हैं। जिसके बनाया हुआ घर में हम अकड़ के रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जिसके बनाए हुए फर्नीचर पे हम शौक से बैठते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हमें माशरे से इस बात को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें हर हुनरमंद को इज्जत देनी पड़ेगी, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सेकंड लाइन का मेमार है रियासत का। तो जो स्किल्ड हो वो हमारा सर का ताज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो स्किल्ड पर्सन को लेकर चलने वाला है। लाखों रुपए की गाड़ी में हम बैठ जाते हैं और कहीं बंद हो जाए तो मैकेनिक को कैसे कॉल करते हैं? अबे छोटे
और उसके और जब उसकी उससे value बात भी कुछ करते नहीं। हाँ। तो एक हकारत से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो इस कल्चर को खत्म करना पड़ेगा। ये बाबू कल्चर अंग्रेज लेकर आया था, जिसने हमारे कल्चर को बर्बाद किया। इस बाबू कल्चर को पे हमें नजरसानी करनी पड़ेगी। बाबू कल्चर का मतलब ये नहीं कि हम लोगों को सफ़ेद कपड़े पहनना छोड़ दें या दीगर चीज़ें। हम लोगों को बताएं कि तुम सोसाइटी को अपनी ज़ात से दे क्या रहे हो। एक टीवी मैकेनिक है, वो सोसाइटी से टीवी मैकेनिक एक प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन ना। हमारे अंदर ये चीज़ हमारे शऊर में ये डाल दी है कि हम सिर्फ लेने वाले बन गए हैं, देने वाले नहीं बने। हमारे घर से एक तरबियत मिलती है ना हम लोगों को। वो कहते हैं ना, आपने जैसे कहा कि डिग्रियों के ऊपर कॉन्सेप्ट कर दिया, बच्चे को तरबियत पे नहीं किया कि बेटे तुम अच्छे इंसान बनो। उसे अच्छा इंसान बनने की फोकियत नहीं दी जाती, दूसरों को हेल्पिंग हैंड बनने की तरबियत नहीं दी जाती। उसे सिर्फ ये बताया जाता अच्छा पढ़ोगे तो कल डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, 2 पैसे कमा लोगे। जिसके जहन में 2 पैसे कमाने की बात की जाए, 2 पैसे देने की बात नहीं की जाए, तो फिर उसका फोकस क्या होगा सर? वो एक इंसान तो मेरी नज़र में इंसानियत का कहीं से भी रूप उसका नज़र नहीं आता। अब बच्चों को जब भी मैं इन्हीं की बात को इंडोर्स कर रही हूँ, इसी तरह होता है कि हम लोग अपने बच्चे को कभी लेके जाएं ना, किसी की बेटा चले, उसकी किताबें नहीं चले, हम उनको देख के आते हैं। बच्चों के अंदर डेवलप करें, ये पॉजिटिविटी डेवलप करेंगे तो कल वो आपके लिए भी अच्छा पॉजिटिव सोचेगा। वरना उसका भी वो एक मशीन लाइक हो जाएगा कि मैंने इतने बजे उठना है, इतने साल तक पढ़ना है और इतने बाद फिर मैंने कमाना है, जितना मैंने इन्वेस्ट किया इतना कमाना है। तो वो आपको भी उसी तरह ट्रीट करेगा। मेरी प्यारी बहन साइमा हमारी गुफ्तगू में बिल्कुल चुपचाप सुन रही थी, और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जब एक ड्यूरेशन कितने साल तक अगर औरत अपने हस्बैंड से दूर है और कितने साल तक वो उसके हस्बैंड उसको पेमेंट देते रहे, और अगर वो ना दे तो उसकी ज़ुमरे में, वो किस ज़ुमरे में उसका ऊपर सज़ा हो सकती है। जैसे के हवाले से जज ने लिख के दे दिया आपने अपनी वाइफ को 3000 रुपये पर मंथ देना, फॉर एग्जाम्पल। अगर वो नहीं दे सक रहा, उसने दूसरी शादी कर ली, और फिर उसके ऊपर कौन सा केस बनता है कि इसने 6 महीने से पेमेंट नहीं दी? देखिए, मेंटेनेंस का जो सूट जब हम लोग फाइल करते हैं, उसमें जो डिक्री होता है हमारा सूट मेंटेनेंस आपको, तो वो लाजमी पे करना होता है। वो उसमें तरतीब दे दी जाती है। अगर नहीं करता तो उसके हवाले से फिर कोर्ट में सज़ा होती है, कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है, तो एग्जीक्यूट करवाया जाता है। उस एग्जीक्यूशन के अंदर फिर डेफिनेटली अगर वो नहीं देता तो उसे होती है, चितरोल होती है, लितरोड़ होती है, या पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, आप अब तो जब उनके पास वारंट पहुंचता है तो वो फटाफट जमा करा देते हैं। नॉर्मली तो ये अच्छा, इसकी कोई सज़ा होती है? इसकी कोई सज़ा होती है क्या? कैद सज़ा होती है, इसमें ऐसा होता है वो नहीं कि होता। इसमें जब एक हमारे यहाँ मुरव्विज है कि अगर कोई शख्स पैसे नहीं देता कोर्ट के ऑर्डर से, तो कोर्ट उसको अपनी सवाबदीद पे जेल भेज सकती है ओह, कि वो पैसे दे और जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करे। ओके, बाकायदा कोई ताज़ीराती सज़ा कानून में मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी कि वो उनको कोर्ट की इंडिकेशन करते हैं कि भाई कोर्ट आप की लोग, सवाबदीद है ठीक कि है, जब तक ये पैसे ना दे इसको जेल में रखो। सही, लेकिन उसके अंदर भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है। और दीगर मामलाते हैं, थोड़ी सी कानून की बारीकियां हैं जो मतलब केस टू केस वेरी करती हैं, जिसके अंदर कोई डेफिनेट राय खासकर मीडिया पे बैठ के नहीं दी जा सकती, या जैसा कोई मसला आता है तो उसकी हर एक की राय का, हर मसले का एक अलग डिफरेंट हल है। जावेद साहब, मैं अगला सेशन आपके साथ, क्योंकि आपके मिसेज भी माशाल्लाह एडवोकेट है, अगला सेशन स्पेशली मैं शादी पे बात करूंगी, निकाह पे बात करूंगी। उसके मेरे पास पेपर्स जिस तरह हैं कि किस तरह हमारे औरत को मालूम होना चाहिए कि उसके इस पेपर, लीगल पेपर पे इसका हक क्या है, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हक महर की बात करूंगी, और बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू हैं जो रेलेवेंट टू हमारे निकाह से है। और हमारे एक औरत का जब निकाह होता है तो उसका हक अपने शौहर पे कितना है, और उस पेपर से रेलेवेंट उसको कितनी नॉलेज है, क्योंकि मेरे ख्याल में किसी भी औरत को ये रीड करवाया ही नहीं जाता। ऐसा है कि मैं बिल्कुल सही कह रही थी कि मालूमात और इख्तियार, सबको पता है लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं चांद पे जाने का मुख्तार हूँ? सही, इख्तियार ही नहीं है। जब हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आदमी कितना मुख्तार है और कितना बेबस है, तो उन्होंने कहा कि अपना एक पाँव ऊपर उठाओ, उठा लिया, कहना दूसरा उठाओ, नहीं उठा सका, मतलब इतना ही मुख्तार है उतना ही बेबस है। हाय हाय हाय, क्या बात है। और मैं मैसेज लूँगी इनसे। साइमा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका, लेकिन आपने जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज हमारे नाज़रीन से शेयर करें। इश्यूज़ के ऊपर कोई भी आप बात करना चाहें प्लीज़। मैं जनरली अब लोगों से बात कहता हूँ, कहूँगा कि बजाय
अपनी प्रॉब्लम पे शोर मचाने की, उस प्रॉब्लम के हल के हुसूल का इल्म हासिल करें, ताकि आपका शोर इल्म के ऐन से शऊर में तब्दील हो जाए। क्या बात है। समझिए आप भी कुछ अच्छा सा मैसेज खवातीन से रेलिवेंट, या ज़रा पता आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है, मैसेज दीजिए हमारे नाज़रीन को। मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो कानून की पासदारी करें, अपने अंदर बेहतरी लाएं, सलाहियतें ऐसी पैदा करें ताकि हम लोग, चूँकि हमें नेशन वाइड देखा जाता है इंटरनेशनली, तो एक कौम की हैसियत जो है हमारी इंक्रीज़ हो, ना कि ये कि हमें कहा जाए कि जी ये ऐसी कौम है, जबकि मालूम है उनको कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। हमारे यहाँ कम उम्र में जो टैलेंट जाता है वो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और फिर हम ही को प्रेफर किया जाता है। बट ये है कि हमारे टैलेंट को फिर भी डिग्रेड किया जाता है कंट्री वाइज, तो लिहाजा अपनी कंट्री को और अपने आप को मनवाएं, जो कि मानते हुए भी नहीं मानते लेकिन वो मानना मजबूर हो जाएं। क्या बात है, बहुत प्यारी इन्होंने भी मैसेज दिया। जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, समझिए आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अच्छा नहीं नाज़रीन, एक बात कहना चाहूँगी कि इन्होंने, सामा जी ने जिस तरह बात की कि हमें बहुत सारी दुनिया देख रही होती है, और ये याद रखिएगा कि हमारे मुल्क में ही क्राइम नहीं होते, हर मुल्क का क्राइटेरिया अलग है और हर जगह क्राइम होते हैं। एज हमारा पड़ोसी ममालिक है हिंदुस्तान है, ठीक है, वहाँ पर जो है उनका अलग से, वहाँ पर क्राइम का सिनेरियो डिफरेंट अलग है, होता है, हर मुल्क का अपना अपना है ना, तो वहाँ के क्राइम बहुत अलग है। तो फिर हम लोग बाहर मुल्क, हम चाहते गोरे नहीं करते, ज्यादती नहीं, वहाँ पर भी चोरियाँ होती हैं, वहाँ पर भी डकैतियाँ होती हैं, इंडिया में भी होती हैं, चाइना में भी होती हैं। किसी ने कहा कि आप चाइना चले जाएं, हर चीज़ अपनी सेव रखिएगा, वो 2 मिनट में आएंगे और आपको लूट के ले जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। तो हर जगह चोरी भी होती है, डकैती भी होती है, और जो है ख़वातीन की जो है हरासमेंट भी की जाती है, तो हर मुल्क में होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बहुत खूबसूरत मज़हब से बिलोंग करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत जो है मज़हब दिया है, इंसानियत है, मुसलमान है, इतना खूबसूरत हमारा मुल्क पाकिस्तान दिया है, हमारी फोर्सेस इतनी अच्छी हैं, हम लोग इतने, और हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है, जैसे जावेद साहब ने इतनी तारीफ़ की, तो मैं कहूँगी हमारे मुल्क में चारों मौसम है, हर फल है, ज़मीन है, हर चीज़ खूबसूरत है, हम गॉड गिफ्टेड लोग हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे दूसरे मुल्क जो हमें देख रहा हो, वो कभी भी हमारे मुल्क को नेगेटिव व्यू से, या कहें कि ये लोग ख़राब लोग हैं, अच्छे नहीं हैं, कुछ लोग होते हैं ना दूसरे लोगों को हमेशा पॉइंटेड करते हैं, तो हम लोग जो बेहतरीन कौम है, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, तो हमें इस तरह रहना चाहिए ताकि इस जहाँ में भी उस जहाँ में भी हम लोग अच्छे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट हो सके। तो किसी ने कहा ज़बर ना हो ज़ेर हो, क्योंकि आगे तूने पेश भी होना। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को होते हैं हमारे दरमियान कौन। जी हाँ, जब हर्बल की बात होती है और हर्ब्स की बात होती है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होती। और कुछ लोग जो सीवियर जिसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है जिनकी, और बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं और वो अपने हाथों से अपने आप को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनको बहुत शौक होता है पान गुटखा खाने का, स्मोकिंग करने का, और इस तरह जो है, और फिर क्या कहते हैं, मुंह का कैंसर उनको हो जाता है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग मेरे अगेंस्ट में भी होते हैं, और मेरे इर्द गिर्द लोग खा भी रहे होते हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा मना करो तो नाराज़ हो जाते हैं कि क्या यार नसीहतें करती रहती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, मैकेनिक थे, मैंने कहा उनके मुँह में जो है, उन हर वक्त गुटखा रहने से क्या हो गया, उनके ये जो है ना जॉज में जो है वो प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह आज जो टॉपिक है वो कैंसर से रेलेवेंट है, और स्किन में जो है कुछ लोगों को शुगर से भी बहुत डिस्ट्रॉय होते हैं। तो शुगर जो है वो इंसान को अंदर से कैसे खोखला करती है, स्पेशली उस पर भी बात होगी। तो हम बात करेंगे आज डॉक्टर साहब दोनों टॉपिक को बड़े तरीके से हम चाहते हैं लेके चलें, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं। एवरी फ्राइडे को होते हैं बहुत ही सीनियर, हिकमत में बड़ा नाम, और पुश्त दर पुश्त उनकी जो है नस्ल दर नस्ल जो है हिकमत चली है। तो डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह की रहमत है। और बात करेंगे हम शुगर की और कैंसर की। मैं चाहती हूँ दोनों को एक बहुत ही
बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ, तो उस जी, पर डिस्कस कीजिए। बहुत गंभीर किस्म की परेशान कुन प्रॉब्लम है जिससे इंसानी जान को खतरात लाहक हैं। बिल्कुल, और लोग सीरियस नहीं होते। जी हाँ बिल्कुल ये बात है। मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए कैंसर के जो कहते थे कि जी बस थोड़ा सा पान खाते हम हाँ, और वो आदत हमारी जा नहीं रही। तो मैं कहता हूँ ये थोड़े से पान ने आपको जिंदगी से मायूस थोड़ा ही कर नहीं दिया, रखा। आपको खाने पीने से महरूम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पान गुटखा जैसे अपने नस्वार सिगरेट और तेज मिर्च मसाले बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा चिकन जो इस वक्त 2 नंबर मिलावटी बड़े चीज़ें बिल्कुल। पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस पर भी इससे भी बहुत ज़्यादा कैंसर, अल्सर, शुगर, अल्लाह रे। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। बेशक बेशक। और हम ये समझते हैं कि हम ज़बान के चटखारे के लिए, जायके के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। ये हर किस्म का जो कैंसर है, मैंने उस पर बड़ी रिसर्च की क्योंकि मेरे वालिद साहब भी कैंसर में ही उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो है मैंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने, मेरे वालिद साहब ने 2 साल पहले कह दिए थे जब उनके पास कैंसर का उनको बिल्कुल इर्द गिर्द कुछ नहीं था, और कहा था कि मुझे कहने लगे कि बेटा कैंसर पे रिसर्च करो। और मुझे लगता है कि 2 साल के बाद जो है मैं इस तारीख को मेरी अल्लाह अकबर। लिखो डेट ऑफ एक्सपायरी। उस वक्त उनके पास एक बहुत बड़े राइटर था, मुन्नू भाई बैठे हुए थे। लाहौर की बात कर रहा हूँ। मुन्नू भाई थे, मुनीर नियाजी थे, बड़े बड़े लोग। हाँ इकबाल राही थे, बड़े शायर अदीब बैठे हुए थे। और उस वक्त उन्होंने अपना कहने लगे कि मैं लोगों के बारे में बताता हूँ कि ये फलां इतने दिन का मेहमान है, इतने अरसे का, तो मैं अपना बारे में तबीब हूँ। हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी तबीबुल असर उनका खिताब था। लाहौर में शाही किले के मज़ार, शाही किले के पीछे बैक पर हज़रत शेर शाह वली बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वहाँ पर उनके मज़ार के पास ही आप उनके पहलू में दफन हैं। और मेरे ताया हकीम अली अहमद नैयर वास्ती भी वहीं दफन है। तो ये मैं फिर उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च की इस पर, कैंसर पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर बहुत हद तक कामयाब हो गया। माशाअल्लाह। कैंसर की आखिरी स्टेज पर भी लोग अल्लाह की रहमत से शफायाब हुए। और 30 साल हो गए हैं वो मरीज जिनको कहा गया कि आप चंद दिनों के मेहमान हैं, वो अब तक अल्लाह की रहमत से हयात हैं। और एक खातून मेरे पास आई थी, मैं किसी वक्त प्रोग्राम में लेकर आऊँगा, वो अभी चंद दिन पहले आई थी। उन्होंने भी कहा कि मुझे कैंसर उनको था और डॉक्टर कौजी ने कहा था कि आप 3-4 हफ्तों के मेहमान हैं। मैंने कहा कि नहीं, आप इंशाल्लाह नानी और दादी बनेंगी। और वो अल्लाह की रहमत से आई, अपने पोतियों और नवासों को लेकर साथ आई कि आपने कहा था एक अरसा पहले। बड़ी बात यह है कि इसी तरह ये कैंसर के हवाले से जो मैंने रिसर्च की है, जो उसमें ये मेरा अस्करी ग्रीन ओके। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कैंसर के हवाले से, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये समझे कि ये ज़बरदस्त इम्यून सिस्टम है जो दिफाई निज़ाम को, जिस्मानी दिफाई निज़ाम को नाज़रीन मुकम्मल कर देता है, इतना बूस्ट कर देता है कि वो आपके 22,000 फाइटो न्यूट्रिशंस उसके अंदर मौजूद हैं। और इसमें दुनिया की सुपर हर्ब्स हैं जो यानी किंग ऑफ हर्ब्स जिन्हें कहा जाता है, वो इसमें शामिल हैं अस्करी ग्रीन में। ये सामने मेरे रखी हुई कैमरा आपको दिखा रहा है। तो अस्करी ग्रीन जो है इसमें 141 कंपोनेंट हैं। इसका काम ये है कि ये आपकी बॉडी में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे आप हम कहते हैं कि यहाँ से सेल की फैक्ट्री है, तो इसको सेल्स को की नरिशमेंट करता है और ताकतवर सेल पैदा करता है, टिश्यूज़ बनाता है और आपके ऑर्गन्स यानी सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। ये जिस्मानी ताकत को बहाल करता है, दिफाई निज़ाम को मजबूत करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और अगर आपके अंदर दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन बीमारी का मुकाबला करने के लिए आपका जिस्म तैयार हो जाता है। शुगर जो है जिसके बारे में आपने जिक्र किया, एक कॉल है, बात करने इजाजत है? जी, 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अच्छा, आवाज जरा सा बंद होके ऑन ऑफ हो रही है, देखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी, अस्सलाम। वालेकुम। ओके, हाँ, ये अगिन साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए बेटा। बात कीजिए। हेलो। अगिन साहब, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरी बच्ची की शादी को 4 साल हो गए हैं, जी। लेकिन जो है ना वो सब डॉक्टर मेडिकल सब सही है, लेकिन अब थोड़ा मसला आ रहा है क्या करना है इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे जो दामाद है ना, तो उनके पेट में ना अक्सर बेचता जो ना वो भगवान उनके डॉक्टरों के भाई गैस घूमती है आए दिन, जो ना उसके ना कभी कब्ज हो जाता है, कभी खा भी नहीं सकता है ना। थोड़ा ये दो प्रॉब्लम चल रही है दोनों के साथ। अच्छा, थोड़ा मुझे थोड़ी रहनुमाई फरमा दीजिए, मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया। ठीक ठीक, मैं अभी आपको बेटा जी, जवाब देता हूँ, जी, आप किम टीवी देखिए। अच्छा, मैं अभी इनका जवाब बाद में देता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद जो है इनका शुगर के हवाले से बात हो रही थी। शुगर में अक्सर हो जाता है गैंग्रीन, जिसकी वजह से यानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि शुगर में आपकी जो वेन्स हैं जिस्म की, वो सुकड़ना शुरू हो जाती हैं, दौरान खून कम होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम भी पैदा होता है। ये जिसे कहता है बुरबुरापन। हाँ जी हाँ। तो इसकी वजह से ये आपको हाथ पैर सुन होने का खतरा आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और ये हाथ पैर सुन होना का मतलब यानी सेंसेशन ख़त्म होना, कि आप पैरों में जूतियां हैं पहनी हुई, आपको महसूस नहीं हो रहा कि पाँव में जूते हैं कि या नहीं हैं। ऐसी हालत में ये समझिए कि ये खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई और आप फौरी तौर पर तवज्जो कीजिए, अपना पानी की मिकदार बढ़ाएं, पैरों के तलवों पे मसाज करें जैतून का, और ऐसे जूते पहने जो कि आपके नरम हो और मोज़े पहने। देखिए, ऐसी सूरत में बाज़ तो वरम भी हो जाता है, जिसकी वजह से जूते सख्त यानी टाइट हो जाते हैं और वो फंसते हैं। और अगर ऐसी सूरत में कभी कोई दाना निकल आए या ज़ख़म हो, मामूली सा भी ज़ख़म हो, तो फौरी तौर पे उसको यानी तवज्जो देनी चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। क्योंकि जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और ब्लड की केमिस्ट्री ख़राब हो जाती है, यानी रेड वाइट सेल जो हैं वो कम हो जाते हैं खून की जगह, वहाँ पर चूँकि रुकावट होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और चिपकना शुरू हो जाती हैं। ये वेन्स जो हैं, दौरान खून रुकता है तो ये समझे कि वहाँ पर जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है, वहाँ पर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर आपकी पस पैदा होती है जो जख्म की सूरत में इतना जल्दी फैलता है कि चंद दिनों में ये पूरी टांग जो है ये आपकी मुतासिर होती है। और ऐसे में डॉक्टर कहते हैं कि अंगूठा काट दिया जाए या टांग कट जाए। मेरे आखिरी स्टेज पे भी कई केसेस मेरे पास आए जिनकी अल्लाह ताला ने टांगें बचा दी और वो पूरे नॉर्मल हो गए और शुगर भी उनका लेवल नॉर्मल हो गया। तो ये खतरनाक मामला है। और कौन है बात करें? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्मा कराची से। जी अस्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बेटा। जी डॉक्टर साहब, ये मेरे ना पेट में पता नहीं क्या चीज ऐसी घबराहट सी होती है और रात को मैं सोती हूँ ना ऐसा लगता है जैसे कीड़े चल रहे हैं, पता नहीं क्या, और कोई चीज हजम नहीं होती, उल्टी सी आती है। अच्छा, आपकी उम्र क्या बेटा? देखिए इनकी आवाज कुछ। अच्छा आदिल भाई, आप इनसे मैसेज जरूर ले लिया करें, अगर नहीं आवाज आ रही होती ना तो मैसेज ले लिया करें, फिर पूछना पड़े। सिग्नल प्रॉब्लम हो जाती है। इससे पहले एक साहब ने भी फोन किया था। जी जी। तो उन्होंने अपने 35 बता रहे हैं बेटी। हाँ अच्छा जी, पता कर लिया। मैं इनको भी जवाब देता हूँ। ये भी जो खातून अभी बोल रही हैं कि इनके पैरों में सनसनाहट होती है, तो ये अलामत होती है, आके मुझे चेकअप करवाएं। शायद शुगर की भी अलामत है और ब्लड के रुकने की भी। जी हाँ, ऐसा तो नहीं दौरान खून कम हो जाता है। ये असल में शुगर की भी अलामत होती है और असाबी कमजोरी भी होती है। तो इनको फौरी तौर पे मतलब में आए और मुझे अपना चेकअप करवाएं। दूसरे साहब ने अपने बेटी और दामाद के बारे में जिक्र किया, तो उनका मसला भी ऐसा है कि मैं इस सिलसिले में कोई नुस्खा नहीं बता सकता। आप कराची में हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। देखिए स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट और एड्रेस भी चल रहा है, ये आप मुझे रब्ता कीजिएगा। मैं
आज जुमे को भी मरीज देखूंगा और इसके अलावा हफ्ता और इतवार को सुबह 11 से 2 और शाम 5 से 9 2 टाइम बैठता हूँ। बाकी दिनों में मैं एक टाइम शाम 5 से 9 बैठता हूँ। चले आप जी, आइए। हम शेफ ने आज जो है रुबीना जी आ गई हैं और आज ज़बरदस्त किस्म की एक डिश बनने हाँ, जा रही है जी, मीठे हाँ, की। जी। तो मुझे थोड़ा बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं ना ये बिल रह जाए और हम चाहते हैं इसको भी इंक्लूड शामिल कर लें। फिर आपके खतूत भी हैं, तो ये सब चीज़ें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो हम शेफ रुबीना की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक आज हम लेके आए हैं एलोवेरा और लौकी का हलवा। क्या बात है तो भाई। इसमें जो है अशिया शामिल हैं। लौकी है, ये हमने दूध में पहले से पकाई हुई है। अच्छा, मैं एक बार रुबीना जी, आप मुझे तो बुला नहीं रही कि सभी आप भी आओ, कितनी बुरी बात है ना। आए, अकेले आए, अकेले सभी बना रही आप हैं। तो most ठीक है? welcome। और आपने सर कॉल रिसीव करनी है जी नाज़रीन, हम लोग किचन की जानिब जा रहे हैं और हम आ गए हैं किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है? सलाम, जी, बिल्कुल। जरा कितनी बेवफा, 2 दिन बाद आई हो हैं और इतनी हमसे मिली भी नहीं। हम नहीं, लाइव शो क्यों में थे, नहीं, क्या क्यों नहीं, मतलब? क्यों नहीं, ऐसी कौन सी इनकी बात तबीयत है? ठीक नहीं थी और पता मैंने किचन में आपकी जगह काम किया चलें, और मुझे आप बहुत 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 याद शुक्रिया है। आपका, thank you दूध भी so मुझसे much। गिर गया था। अच्छा जी, आज क्या रेसिपी बन रही है बताइए जी, जी। आज हम बना रहे हैं लौकी की खीर? लौकी का हलवा है। अच्छा, ये। हलवा, ओके, तो लौकी और जो दूध है हमने पहले से बनाया हुआ है, इसको पका लिया है क्योंकि टाइम आपको पता है शॉर्ट होता है। फिर ये लौकी है और एलोवेरा भी इसमें डलेगा, एलोवेरा, खोया और देसी घी है। अच्छा, आराम आराम से दिखाते हैं। ये है नाज़रीन, इसमें देसी घी, खोया, बादाम, और पिस्ते, ये सारे तमाम ड्राई फ्रूट हैं। मेवाजात हैं, जी। ठीक है। और ये दूध है, हाँ, और ठीक है। चीनी, और ये हमारे पास आ गया है चीनी और छोटी इलायची। अच्छा, ये हमारे पास है सब्ज, छोटा बर्तन आगे कर ले ताकि कैमरे में से, ये सब्ज इलायची। हाँ। और ये लौकी का क्या, ये क्या चीज़ है? ये हमने लौकी को पका लिया था पहले से। अच्छा, ठीक है, ताकि दूध गला में दिया। ना, जी जी, दूध में बनाया हुआ है ऑलरेडी ना, इसमें दूध डला हुआ है और अब मजीद हम फर्दर इसमें दूध और डालेंगे। और ये एलोवेरा है इसके अंदर, प्याली में एलोवेरा। अच्छा, इसके अंदर एलोवेरा और ये लौकी कद्दूकश। है जी, लौकी कद्दूकश हुई हुई है। ठीक है, तो जरा ये ब्राउन हो गई है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपको पता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अभी इसको फ्लेम को ऑन करते हैं जी। जी नाज़रीन, हम लोग अस्करी साहब के पास चलते हैं। अस्करी साहब, ये बताइए कि हमने आज स्किन उसके ऊपर, शुगर के ऊपर बात करें तो ये अक्सर लोगों को शुगर जब ज़्यादा हाई होती है, उनको कंट्रोल कौन कौन सी चीज़ों से सेव रहना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए शुगर वाले लोगों के लिए? जी हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये अक्सर नाज़रीन को पता होना चाहिए कि शुगर की वजूहात जो हैं वो आपकी लापरवाही है। ओके, आपको ग़िज़ाई जो आप लापरवाहियाँ करते हैं उसकी सज़ा है शुगर। आपका एक तो वो लोग जो खाना खाते ही सोते हैं, दोपहर का खाना खा के बैठे रहते हैं, सुबह का नाश्ता में पराठों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, चीनी और बेकरी की अशिया का बेदरेग इस्तेमाल करना, बाज़ारी खाने ज़्यादा से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये और मोटापा हो जाना, इसमें शुगर का अक्सर लोग शुगर का शिकार हो जाते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि बसियार खोरी, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा खाना और कम काम करना। आपको ज़िंदगी को मुशक्क़त में डालिए, अपने आपको एक्सरसाइज और वॉक, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपको शुगर से आपको बचाएगा। और जिन लोगों को शुगर हो जाती है वो ख़ास तौर पर मीठी चीज़ें, मिठाई, चीनी वाली चीज़ें और इसी तरह चिकनाई और गोश्त इन का चीज़ों से इस्तेमाल, एहतियात करें। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़्यादा जी, गोश्त का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। खाने पीने में घिया, तोरी, शलजम, टींडे, कद्दू, लौकी, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सादा ग़िज़ा जैसे आपको रात को बासी रोटी आपकी वो बेहतरीन है, सुबह दूध में भिगोए खाइए, आपके अंदर ताकत पैदा होगी, ठीक है। सुन्नत नबी है। ये इलायची और इसी तरह चनों, भुने हुए चने, जौ का दलिया, कद्दू, घिया, तोरी, टींडे और लौकी, ये इस्तेमाल करें खाने पीने में। शोरबा ज़्यादा से ज़्यादा पतला शोरबा और इस्तेमाल करें। भुने हुए अशिया, तली हुई अशिया से परहेज़ करें। चलें जी, हम लोग आ गए रेसिपी पे
और ये सबसे पहले देसी घी डाला जी। और उसके बाद है इसमें सब्ज इलायची इस्तेमाल की गई है। अब क्या है सेकंड स्टेप क्या है? अब हम इसमें डायरेक्ट नहीं डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो चीनी की चम्मच इसी डाल देते ना, इसी से बिस्मिल्लाह। देखिए दोनों बहनें लगी हुई, अल्लाह खैर करे। चलें जी, सब हमने डाल दी। ओके डन, ओके ये लीजिए। अब इसमें हमने एलोवेरा भी डाल दिया। ओके डन, एलोवेरा भी डल गया और दोनों को ये हम मिक्स करेंगे, ठीक है? ओके। ये बहुत लौकी तो वैसे ही जिगर के लिए बहुत अच्छी है, लौकी बहुत फ़ायदेमंद है और हमें इसे अपने घर में इस्तेमाल करने की सब्ज़ी बेहतरीन है। ओके, दूध भी डाल दिया ताकि नीचे ना लगे। ओके, थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर लिया, ठीक है? इसे मिक्स करेंगे, बेहतरीन। यानी कि ऐसा मीठा जो हेल्दी भी है और मुफीद भी है, आपके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है। सभी लौकी जो है जी, जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिया लौकी बहुत पसंद था, आपकी मरबूब तरीन ग़िज़ा में शामिल है और ये ग़िज़ा के साथ साथ दवा भी है। ये बहुत जल्दी हजम होने वाली चीज़ है और ये इस वक्त जो आप बना रही हैं लौकी और घी कवार का हलवा, ये आप ये जोड़ों के दर्दों के लिए, हड्डियों के लिए, असाबी कमजोरी के लिए और बहुत लाजवाब चीज़ है। ये इस मौसम में इस्तेमाल करें, बनाएं खवातीन। अच्छा जी, हम लोग अच्छा नाज़रीन, इन्होंने अभी चीनी ऐड किया, आप लोग साथ साथ देख भी रहे और आपने देखी भी थी चीनी डालते हुए। और इसे हम कितनी देर पकाएंगे? अच्छा, लौकी ऑलमोस्ट बॉइल्ड हुई है। अच्छा, एलोवेरा इसमें डाला है। मुझे एक बात कहनी थी नाज़रीन, अस्करी साहब, मैं सोच रही थी कि किसी में भी एलोवेरा डलता है तो कड़वा हो जाएगा, लेकिन गर्म गर्म पानी में या किसी भी सब्जी में पकाते हुए डालें तो सिर्फ एलोवेरा तो कड़वाहट ही खत्म हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं कड़वा लगता। बिल्कुल बिल्कुल, गर्म खौलते हुए दूध में डालिए तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। डालने से इसी तरह पिछली दफा हमने जो एलोवेरा कुछ कह रहे हैं सब करें। जी जी, क्या कह रहे? एलोवेरा खीर जो बनाई थी जी, वो आपने खाई, सबने खाई यहाँ पे स्टूडियो में और बहुत उसको लजीज देखा क्योंकि उसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं थी। तो ये मैं आपको बताऊं नाज़रीन, ये है अस्करी ग्रीन। अस्करी ग्रीन जो है ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, फॉलिज, लकवा, असाबी कमज़ोरी, जोड़ों का दर्द, हेपेटाइटिस, हर किस्म के इसके लिए और दिमागी कमज़ोरी, ब्रेन ब्लॉकेज, स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल यानी रीढ़ की हड्डियों और कमर के मोहरों के लिए ये बहुत लाजवाब चीज़ है। ये दिन में 2 से 3 मरतबा आप इस्तेमाल करें, जैसी सूरत हाल हो। जिस्मानी कमज़ोरी को न सिर्फ रफ़ा करता है, आपके इम्यून सिस्टम को, रेजिस्टेंस पावर को यानी मुदाफ़ियाती निज़ाम, दिफाई निज़ाम को, जिस्मानी दिफाई निज़ाम को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर देता है कि बड़ी से बड़ी बीमारी आपके जिस्म से भाग जाती है। मेरा जो तजर्बा है वो ये है कि आपके अंदर मुदाफ़ियाती निज़ाम जितना मजबूत होगा, आप उतने ही जल्दी मर्ज़ों, दीगर ख़तरनाक इमराज से न सिर्फ निजात पालेंगे बल्कि सेहतयाबी और शफायाबी की तरफ बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा जी, हम लोग डिश की जानिब आ जाएं क्योंकि ये इस डिश का नाम हम कहेंगे लौकी का हलवा। लौकी और एलोवेरा यानी कि घी लौकी का हलवा घी गवार के साथ। और एक बात कहूँ, ये डिश हकीम अस्करी साहब की है और इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने देसी घी ऐड किया, उसके बाद इसमें छोटी इलायची डाली और उसके बाद इन्होंने उबले हुए जो है यानी कि वो पकी हुई जो है लौकी डाली। लौकी जो हमने दूध में पहले उबाल ली थी, थोड़ा सा गला दी। जी, सब्ज इलायची डाल के हमने अच्छी तरह गलाने अच्छा, जबरदस्त। गलाने के बाद उसको फिर आपने उसी के पानी में खुश कर दिया, करना है उसको अच्छी तरह। खुश करने के बाद जो है फिर हमने इसको अब भून रहे हैं और मजीद दूध डाल के ताकि जायका और अच्छा हो जाए। ठीक है, टेस्ट और जबरदस्त। उसके बाद इन्होंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी, एलोवेरा ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह सुखा रहे हैं कि इसका, क्योंकि हलवा है, खीर तो है नहीं, तो इसको हम अच्छी तरह
भून रहे हैं जबरदस्त किस्म के। इसके बाद कौन सा इसमें ऐड होगा प्रोडक्ट? बस अब उसमें फिर एंड में हमने जो है ये खोया हमारे पास और मेवा खोया और मेवा जात जो डाल के इसको। अच्छा, इसका क्या करेंगे? ये जो आपने कद्दूकश की ये क्या है? ये डलेगा कि नहीं? नहीं, ये तो मैं सिर्फ डिस्प्ले किया था। अच्छा ठीक है ओके। ये किस तरह के, मैं भी सोची कि अभी तक ऐड नहीं हुआ। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। हकीम अस्करी हमारे दरमियान मौजूद हैं, रूबीना शेफ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने आज लौकी का हलवा विद घी गवार बनाना शुरू कर दिया है। हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। तो मैं हूँ सभी। आज फ्राइडे है और आज स्पेशली जो हर्बलिस्ट हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हकीम अस्करी साहब, वेलकम अगेन। और माशाल्लाह मैं अभी देख रही, मैं किचन में थी और लौकी का हलवा बन रहा था और इसमें दो चीज़ें ऐसी डली हैं जो अक्सर लोग नहीं डालते हैं। हम लोग जैसे लौकी का हलवा जब बनाते हैं तो उसमें एलोवेरा ऐड किया गया, जी ठीक है। और देसी घी को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। देसी घी को लोग अक्सर वैसे बनाते हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा देसी घी की तरफ जो है अवॉइड करते हैं कि शायद ये मोटा करता है या इससे कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें, देसी घी जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है और इसी तरह जैतून का तेल हाई कोलेस्ट्रॉल है। जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं बाज़ारी खानों में या घर में, तो वो ऑयल जो है वो आपके खून की नालियों में जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं। यही देसी घी आपके जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये खून की नालियों को खोलता भी है और हार्ट अटैक का मूजिब नहीं बनता। इसी तरह ये चीज़ें जो हैं, जो हमारी डिशें चल रही हैं, ये हमारी हैं ख़ानदानी जो हुक्मा की हमारे खासूसी डिशेस थे, जो राजों महाराजों नवाबों को बाकायदा बताया जाता था कि इनकी आज की ग़िज़ा क्या होगी और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करना है। बिल्कुल। तो मेरे दादा 7 रियासतों के मौलिज थे, हकीम ज़फ़र याब अली शाह देहलवी। उसमें 7 रियासतों में हैदराबाद, दक्कन, मालिर कोटला, खैरपुर, मीरस, सिंध में जो है नवाब हशमत अली ख़ान उनके मौलिज ख़ास थे। इसी तरह रामपुर स्टेट के, और मैं ख़ुद भी नवाब साहब जूनागढ़ का शाही तबीब हूँ और मेरा पीर साहब पगाड़ा और अमायदीन सल्तनत जो है मेरे ज़ेर इलाज रहे हैं बहुत सारे। मेरे वालिद के ज़ेर इलाज जो थे वो शहनशाह ईरान जो थे, ईरान के बादशाह थे, वो भी ज़ेर इलाज रहे। और ज़ाहिर शाह ये भी यानी जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, वो भी मेरे वालिद उनके शाही तबीब थे। तो ये जो चोगा मैंने पहना हुआ है, ये बादशाह जो ज़ाहिर शाह थे, ये उन्होंने गिफ्ट किया था। तो मेरे दादा जो हैं वो 7 रियासतों के मालिक थे, तो इनको खाना की तमाम अशिया बताई जाती थी कि क्या क्या आज पकेगा, क्या क्या खिलाना है इनको। और इसी तरीके से तमाम अमूर ज़िंदगी में उनका बड़ा तबीबों का दखल रहता था उनकी सेहत के हवाले से। और फिर ये भी कि अगर किसी जंग में जाते थे या किसी अहम सफ़र पे जाते थे, तो जब तक तबीब उनको NOC नहीं देता था, उस वक्त तक वो उसमें शामिल नहीं होते थे किसी सफ़र तवील में या किसी महाज जंग पर। मेरे परदादा मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी हिंदुस्तान के बड़े मारूफ तबीब थे। मसीहुल हिंद आपका टाइटल यानी खिताब था, और आपने मलका विक्टोरिया का भी इलाज किया लंदन में जाके सन 1800 में, और उनके वालिद जॉर्ज हशतम का भी इलाज किया था। और आज उनकी बकिंगम पैलेस में बड़ी कद आवेज़ तस्वीर है। मैं नाज़रीन को वो खतूत भी दिखाऊंगा कि जो हमारे यानी कदीम तरीन जो दौर के हैं, 100 साल पुराने खतूत हैं। हकीम अजमल ख़ान की बाकायदा ब्याज मौजूद है। और ये नाज़रीन, ये भी ब्याज के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये मैगज़ीन जो है, यानी हम 100 साल से पुराने पब्लिशर हैं। ये रिसाला मोइन शफ़ा मेरे दादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी, ये रिसाला लाहौर से छपता था। दिल्ली से मेरे दादा हकीम अजमल ख़ान साहब के कहने पर लाहौर में आए
ये वाज़े करूं कि मेरे दादा हकीम अजमल ख़ान शिफाउल मुल्क के शागिर्द थे और मेरे परदादा हाज़िक़ुल हिंद हकीम मसीहुल हिंद हकीम सैयद महमूद अली शाह देलवी के शागिर्द थे हकीम अजमल ख़ान। तो ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है। ये देखिए सन 1800 ये 100 साल कदीम है। इसमें नुस्खे थे उस ज़माने में, छपते थे, और ये बाकायदा तौर पर देखिएगा कि इसमें बाकायदा ये बड़ा वो खस्ता हो गया है, इनको खोलना भी बड़ा मुश्किल है। ये देखिए दवा खाना मोइनी शफ़ा कश्मीरी बाज़ार लाहौर, उस ज़माने में इश्तहार भी था, और ये मुख्तलिफ अमराज पर मबनी एक बड़ा तारीख़ी और मालूमाती मैगज़ीन था जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चलते थे, सवाल और जवाब चलते थे इसमें मरीज़ों के हवाले से। फिर मेरे वालिद हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह वालिद हकीम सैयद ज़फ़र अस्करी ये निकालते रहे नौरंग के नाम से। ये सन 50 से लेकर और सन 83 तक मेरे वालिद साहब चलाते रहे इस मैगज़ीन को। इसके बाद ये जब इमरान खान वर्ल्ड कप जीत कर आए तो उस वक्त ये इमरान खान साहब का बाकायदा टाइटल पे तस्वीर है जो हमने। कोई बात नहीं, ये लीजिए सर, आपका पेपर गिर गया। ये तो इस तरह जो है, यानी हम 100 साल कदीम पब्लिशर भी हैं इस मैगज़ीन में। आपने देखा ये नाज़रीन के कहने पर दोबारा हर दफ़ा मैं इसको दिखाता हूँ ताकि उन्हें अंदाज़ा हो। मुझे लग रहा है ये जो रेसिपी आप हमें खिलाते हैं ना, ये भी आपके हिकमत से आपके फैमिली में ट्रेडिशनली ये बनाई जाती थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इन रेसिपीज़ का बहुत ताल्लुक़ है जो मैंने अभी जिक्र भी किया कि ये बाकायदा तौर पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो अब तक लोगों तक नहीं पहुँच पाई। यानी ऐसी ऐसी खाने हैं कि जो अभी बनते रहेंगे ना एवरी फ्राइडे। जो ना सिर्फ ग़िज़ा है नाज़रीन, वो तवानाई है, उसमें जवानी है, उसमें हुस्न है, उसमें ताकत है, और उसमें आपकी ज़िंदगी है। क्या ऐसे लोग तो सिर्फ जिंदा रहने के। रुबीना जी की डिश भी रेडी। आ जाए रुबीना जी, आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। मीठा बिल्कुल रेडी हो गया है। जी जी आ जाए रुबीना जी, ये आ गई रुबीना। और आ जाए ये जो आज माशाल्लाह मीठा आगे रखे, वहाँ रखिए ताकि एलोवेरा का हलवा जो है तैयार है। जी हलवा तो ये बिल्कुल जो है, प्लीज। मैं हकीम अजमल खान का जी। इनका कलमी नुस्खा बता रहा हूँ। ये देखिए नाज़रीन, पहला सफ़ा है। देखिए हकीम अजमल खान का बाकायदा दस्ते मुबारक से ये नुस्खों की किताब मौजूद है, और जितनी मैं अद्वियात बनाता हूँ ये सब करीम तरीन नुस्खों का जदीद तरीन तरीक़ाकार से मैं इनको तैयार करता हूँ ये नुस्खे। तो आज मैं एक और चीज़ है जो मैं आज नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ। ये है हमारी करीम, हमने बनाई है, बहुत नायाब जड़ी बूटियों से है, और ये स्किन को ना सिर्फ फ्रेश कर देती है बल्कि दाग धब्बे और झुर्रियाँ भी दूर कर देती है। इस करीम की अफादियत ये है कि ये शुगर के मरीज़ों को भी हम देते हैं, उनकी भी स्किन के लिए, जो मैंने अभी बताया कि उनकी स्किन दौरान खून बढ़ा देती है। ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भी बहुत लाजवाब है, उनके ज़ख्मों को भी हील अप करती है। ये करीम जो है ये आपको नरिश में, ये इसमें नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये करीम बनी है जो कि खून में बहुत जल्द हल हो जाती है, और आपके अंदरूनी जो सेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और उनको तरोताज़ा स्किन जो है। ज़बरदस्त। हमारी दरमियान कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्मा जी, आप हमारी दरमियान। अस्मा फ्रॉम कराची, बात कीजिए मैम, बात कीजिए प्लीज। हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर आपसे बात होगी ना। अच्छा, मुझे आपका मैसेज मिल गया कि आपके घुटनों में दर्द है, तो हम आपका सवाल आगे जो है ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हकीम साहब आप क्या कर रहे हैं ये बताएं। और वैसे अस्मा की कॉल आई, उनके घुटनों में दर्द है, आप इसके बाद फिर उनको आंसर दे दीजिए। मैं ये देता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये है अस्करी ग्रीन। ठीक है। इसकी खसूसियत ये है कि इसको जब हम, यानी ये मैं डेमो कर रहा हूँ कि बॉडी में किस तरीके से ये आपके टॉक्सिन्स को यानी एंटीबैक्टीरिया टॉक्सिन्स को निकालता है, और खून को किस तरीके से एकदम साफ कर देता है टॉक्सिन से। ये देखिए, थोड़ा सा मैं अस्करी ग्रीन खोलकर इसमें डालूंगा, और ये
इसके बाद जो है ये मैं पायोडीन पहले डाल दूँ। पहले पायोडीन, अरे कलर ये बता देना। पायोडीन जो है ये जख्मों पे लगाते हैं और ये देखिएगा ये मैंने अच्छा खासा डाल दिया है ठीक है। जिससे इसका रंग जो है आपको देखें इसको इस साइड रख दे ये पायोडीन देखिएगा। को और ग्लास को वहाँ रख दे ताकि जी। नाज़रीन ये देखिए। 100 माइल हो गया है। जी अब इसके अंदर जैसे ही मैं ये कैप्सूल का थोड़ा सा पीस डालूंगा ये पानी एकदम सफ़ेद हो जाएगा, यानी इसका कलर कार्ड हो जाएगा। ये देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है कैप्सूल। अब इसको जैसे मैं हल करता हूँ ये देखिएगा इसका ये कलर चेंज हो जाएगा और ये वाइट। एक मिनट इन्होंने ये पानी आपने खारा पानी मुझे पकड़ा दिया इन्होंने। हाँ खारा पानी पकड़ा दिया मुझे। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आगे ठीक है, इसको कलर आएगा चेंज कलर होने आएगा। में। डिजॉल्व हो रहा है हो रहा है। और ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जी। ये कलर चेंज कर रहा है ठीक है। और ये थोड़ी देर के अच्छा, बाद ये जिनके बिल्कुल अस्थमा के white हो घुटनों में जाएगा। दर्द होगा वो बताइए, उनका आंसर दीजिए। अच्छा, अस्थमा ये है कि आपका घुटनों का दर्द है, उम्र नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन आप चूंकि कराची में हैं, मैं आपको एक तो ये बताऊं कि आप मेरे पास कराची में मेरे क्लिनिक ठीक पे आ है। जाएं। दूसरा, जिन लोगों के वाकई जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, दूर दराज के हैं, एक छोटा सा नुस्खा मैं देता हूँ, वो आप इस्तेमाल कीजिए। हालून, मेथी दाना, अजवाइन, सौंठ यानी सूखा अदरक, ये और अस्कन नागूरी, ये आप हम वज़न लीजिए। और सुबह निहार शहद में हल करके, अगर जिस आपको शुगर नहीं है तो शहद में हल करके, वरना गर्म पानी के साथ आधा चमचा सुबह निहार और आधा चमचा शाम को 7 बजे इस आप कीजिए। इंशाल्लाह ये हल्के फुल्के जो हैं ये फौरी तौर पर जो दर्द हैं वो फौरी तौर पर कंट्रोल करेगा और लंबे अरसे के इस्तेमाल से काफ़ी आपको अफाका मिलेगा। अच्छा, हमारे दरमियान एक कॉलर हैं और जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गुलाम से बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या पूछना है आपने? मैं ये शुगर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि शुगर के लिए बेहतरीन दवाई कौन सी है। बेहतरीन दवाई कौन सी है? जी अस्करी साहब, आपसे जो है इन्होंने सवाल किया कि शुगर के लिए जी। बेहतरीन दवा कौन सी है। मेरा ख्याल है मैंने जितना अपने तजुर्बात किए हैं, मेरी 60 साल प्रैक्टिस है ओके। और मैंने बाकायदा तौर पर अमेरिका में क्वालिफाई किया है। 19 साल वहाँ पर मैं अमेरिका में मैंने पढ़ाया भी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, पैसिफिक यूनिवर्सिटी, स्टॉकटन यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने MD किया, NMD किया, MDH किया, यानी NMD डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, MD जो है मेडिसिन में जो है यहाँ वहाँ MBBS नहीं होते, अमेरिका में MD किया जाता है। होम्योपैथी किया, हर्बल साइंसेस भी किया, मैंने रिसर्च की। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी रिसर्च इतनी वास्ट हुई कि मैंने ये अस्करी ग्रीन और एक हमारा है शो ग्रीन। ओके। शो ग्रीन कैप्सूल है, ये अगर 3 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करें सही। तो यकीन है मुझे 99% केसेस जो हैं वो क्योर हुए हैं और शुगर जो है ना सिर्फ बॉडी से चली गई बल्कि शुगर से होने वाले नुकसानात वो भी पूरे हो गए। यानी जबरदस्त। जितनी कमजोरियां हैं, आई साइड कमजोर हो गई, ब्रेन ब्लॉक हो गई, मेमोरी लॉस हो गई, समझिए ना, हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी न सिर्फ रफा करता है बल्कि ज़िंदगी की उमंगों को आपको अंदर पैदा करता है। आपके अंदर वो पहले जैसी जो है तमाम चीज़ें पैदा हो जाती हैं जैसे शुगर से पहले थी। क्या बात है। अच्छा, मीठा जो है, मैं मेरे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं डॉक्टर हकीम अस्करी साहब मौजूद हैं। कोई कॉल करना चाहे तो ईजीएस्ट आप कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, इनका एड्रेस भी स्क्रीन पर चल रहा है। आप इनसे मिल भी सकते हैं, प्रोग्राम के बाद इनमें कॉल कर सकते हैं। और जो है हलवा जो है लौकी का विद घी गवार जो है जिसे एलोवेरा कहते हैं वो बन चुका है और प्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत ही चंद लम्हों में बन गया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसकी प्रेजेंटेशन। नाज़रीन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी रुबीना जी, खुशबू भी आ रही है इसमें बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, देसी घी इसमें डला हुआ तो खुशबू तो आएगी। आए अल्लाह, देसी के लोग रुबीना भी हमारी जो है ना ट्रेडिशनल डिशेस को बनाने में बड़ी माहिर हो गई हैं और लास्ट टाइम नहीं आया तो कॉलर्स ने बड़ा पूछा मिस किया। मिस किया। अच्छा, बल्कि यहाँ तक कि ये हमारी जब क्लिनिक में आई रात को अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए कि कल क्या करना है तो ठीक है। सारे पेशेंट जो हैं वो बड़ा पूछ रहे थे कि रुबीना आप पिछले प्रोग्राम में क्यों नहीं आई। तो
ये बहरहाल इनका एक वो है, मोहब्बत है ना, है, अच्छा, इसमें चीज़ों को जबरदस्त। समझने ये में मैं तो कहती हूँ बहुत बहुत आसानी होती मोहब्बत है सबकी, नाज़रीन जी, की, सबकी, आप लोगों की, कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। हाँ, नहीं और, आप अच्छा जी, भाई इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्मा, हाँ। पूछिए क्या पूछना है डॉक्टर साहब से। जी, मेरी माँ को घुटनों का प्रॉब्लम है, लेकिन इतना है कि जो हड्डियां हैं ना वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई हैं, और अब डॉक्टर जो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस ये जो खत्म हो गए हैं ये घुटने। अच्छा तो अभी ये चल फिर भी नहीं सकती, वजन बिल्कुल क्या है? बैठी वजन? हुई है एक जगह पे। अच्छा इसका बेटा, कोई वजन हल हो तो कितना आप है? प्लीज बता दीजिए। अस्मा, अपनी मम्मा का वजन कितना है, वेट कितना है उनका? जी, 55 किलो। अच्छा और उनकी उम्र कितनी है? जी, उम्र उसकी 7 साल के करीब है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल अच्छा, किया। इनका- जी कुछ पूछना है? जी जी नहीं पूछना कुछ नहीं, ओके। क्योंकि ये मसला बड़ा गंभीर है, पुराना है ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड केस है। बेटा आप परेशान ना हो, ऐसे मुझसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए और अल्लाह की रहमत हुई है। ये जो मतलब है कि जहाँ से एलोपैथिक का एंड होता है वहाँ से हम शुरू होते हैं। इनको अपनी मम्मा यानी को आपके रिसर्च पास लेके मेरी आना ऐसी चाहिए है। बेसिकली। हाँ? इनको मेरे ख्याल में जब कह रही हैं कि इतनी मतलब खत्म हो गए हैं, हाँ। तो आपको बेसिकली जी, आपको आपको मेरे क्लिनिक पे आना है, अपनी रिपोर्ट्स लेकर आइए, इंशाल्लाह वक्त में खुदा बफज़ल ताला बेटा सब ठीक ठाक हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने न रखा हो। सही बात। वाइज़ा मरज़ता फ़हु यशफ़ाइन, जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा रब मुझे शफा देता है। बेशक। ये याद रखिए, शिफा अल्लाह ही देता है और हम दवा देते हैं यकीन और ईमान की कैफियत में। तो ये बहुत अच्छी बात की आपको नाज़रीन को एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा जी। हूँ, जो हमेशा खवत मुझे अक्सर कहते हैं कि जी दोबारा से वो तमाम चीज़ें दिखाएं जिससे आपके अंदर ये पैदा हो कि भाई हमारा कदीम तरीन दौर जो था, यानी 11वीं पुश्त है मेरी हिकमत में। और इस हवाले से ये देखिए हज़रत इल्लामा इकबाल का ख़त है जो 1919 में मेरे दादा के नाम उन्होंने लिखा। ये सनद है, ये सर्टिफिकेट है, ये मेरी पहचान है। और इसी तरह जो है मैं आपको ये माइदीन सल्तनत के खतूत है मुख्तलिफ, जो मैं आपको ये देखिए, ये सर अब्दुल कादिर का ख़त है, ये देखिएगा। और ये नायाब चीज़ें हैं जो हमारी पहचान है। इसी तरह मैं आपको ये एक ख़त ये भी है कि जो आप ये देखिएगा, हज़रत ख्वाजा अहमद साहब हैं, ये स्टेट है यहाँ का, यानी हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मालिर कोटला स्ट्रीट। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं कराची से हूँ। मैंने पापा के बारे में पूछना है। जी पूछिए। पापा को शुगर है और उसके घुटनों में काफी दर्द है। ओके, जैसे वो चलते हैं ना तो उसके घुटनों में और दर्द हो जाता है। ठीक है। तो मेरे बारे में इसके बारे में बताएंगे? ठीक, मैं जी आपको जी, बहुत बताता हूँ शुक्रिया आपने कॉल आपका की। ये मसला। दूसरा घुटनों का आ गया। जी हाँ, जी हाँ, जी ये हाँ। घुटनों की बहुत ही ना पेन हो गए, सर्दियाँ बहुत है बिल्कुल, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं घुटनों की, अल्लाह खैर। स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, रीढ़ के मोरों का। तो मेरे पास बाकायदा तौर पर जो है इसमें इलाज के लिए बाकायदा बड़े जदीद और कदीम मैं तरीक़ा इलाज को रखता हूँ। मेरे पास ऐसी डिवाइस और मशीनें मौजूद हैं जो हड्डियों को स्कैन भी करती हैं, रीढ़ के मोरों को एडजस्ट करती हैं और उनको बाकायदा तौर पर उनकी अलाइनमेंट कर दी हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो रीढ़ के और हड्डियों के मोरों, गर्दन के मोरों, रीढ़ के हड्डी के मोरों का शिकार हैं। प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि ये पिलर है जिस्म का, इस पे पूरी जिस्म की इमारत खड़ी है। अगर इसमें गैप आ जाता है, इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है, डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, तो इंसान जो है बिस्तर पर लेट जाता है। ऐसे ऐसे मरीज़ मेरे ठीक हुए हैं कि जो 12-12 साल से बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उन्हें चंद दिनों में वो खड़े हो गए। मेरे बहुत सारे मरीज़ इस बात पे कहते हैं कि जी हमें चैनल पे लेकर जाएं ताकि हम बताएं कि हमें
बीमारी किस कदर गंभीर थी, किस कदर हम परेशान थे, लेकिन चंद दिनों में ही वो इलाज से अल्लाह के फजल से वो सेहतयाब हो गए। ये ख़त है, ये ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, शम्सुल उलमा मौलवी सैयद अल हरेरी मुजद्दिद आज़म पंजाब। ये 100 साल पुराना उनका ख़त है और ये देखिएगा उनकी शाही मोहर है। इसी तरह मैं आपको कुछ और भी नायाब चीज़ें, ये हकीम अजमल ख़ान का ख़त है जो मेरे दादा हकीम सैयद ज़फ़र याब अली शाह देहलवी हाज़िक़ुल हिंद के नाम है। ये ये देखिए 1917 का है, ये फरवरी 1919 का ये ख़त है। ये हकीम अजमल ख़ान का ये दस्तख़त मौजूद हैं। और बहुत सारे मेरे पास खतूत हैं, ये देखिएगा माहिदीन सल्तनत के हैं, ये लोहारू स्टेट से का इनके ख़त है। और इसी तरीक़े से ये देखते चले जाइए, ये खतूत जो हैं ये बड़े नायाब हैं, ये मुख्तलिफ हैं, चूँकि लोहारू स्टेट, हैदराबाद दक्कन, खैरपुर मीरस, मालिर कोटला, रामपुर स्टेट, जूनागढ़ रियासत, ये तमाम उनके जो हैं अमायदीन के खतूत हैं। और पीर जमात अली शाह, बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत जो है, उनका भी खतूत इसमें शामिल है। अच्छा जी हकीम साहब, टाइम खत्म हो गया, कॉलर ले लें जल्दी से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि बहुत बढ़ता जा रहा है, दवाएं इस्तेमाल करती है, दवाएं असर ही नहीं करती हैं और मेरा वजन 108 पे पहुंच गया है। अल्लाह। और अभी ना मुझे घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपने। ठीक टाइम बेटा, बहुत कम रह गया है तो हाँ मुख्तसर ये है कि बेटा आप मेरे क्लिनिक आ जाओ, ठीक है, आपका वजन कम कर देंगे। ये हमारे पास अस्करी गोल्ड है और इस तरह अस्करी ब्राउन है जो एक महीने में जिससे 10 से 15 केजी वजन कम हुआ है, होता है कम, या आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये अस्करी गोल्ड है, या आप आइए मेरे पास। और मेरा क्लिनिक जो है वो गुलिस्तान जौहर में राशिद मिन्हास रोड में है, ग्लैमर मोबाइल मॉल लसानिया रेस्टोरेंट के पास है। आप तशरीफ़ ले आइए, मेरा स्क्रीन पे एड्रेस भी चल रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं आपको, अच्छा ये देखिएगा नाज़रीन, ये बिल्कुल वाइट हो गया है जी पानी, और ये जो कि अस्करी ग्रीन मिलाया और उससे देखिएगा इसी तरीके से जिस्म से टॉक्सिन्स ये निकाल देता पूरे और बॉडी की नरिशमेंट कर देता है। ज़बरदस्त। और अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि जिस तरह हम लोगों ने जो टॉपिक किया कैंसर पे, शुगर पे, लेकिन मेरी दोनों बहनों ने कहा कि दोनों के घुटनों में दर्द है, किसी का वेट ज़्यादा है, कोई डिफरेंट, जिनके वो कहते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, लेस ख़त्म हो जाती है, भुरभुरापन, ऑस्टियोपोरोसिस की जानिब जो है वो चले जाते हैं। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनको प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, इनके नंबर्स जैसे स्क्रीन पर चल रहे हैं अस्करी साहब के, आप नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप इन्हें कॉल कीजिएगा। एड्रेस भी इनका मेंशन हो रहा है, तो इनके मतलब पे इनकी टाइमिंग जरा बताएं, जरा लोकेशन भी बताएं। जी मैंने लोकेशन तो बता दी, मैं एक और ख़ास बात बताना चाह रहा था कि एक तो ऐसे लोग जो बेऔलादी का शिकार हैं वो लोग भी आए, क्योंकि मेरे अक्सर केसेस जो है 80% केस अल्लाह की रहमत से कामयाब हुए हैं। दूसरी बात ये कि मैं खुद एक हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम किए हूँ कि यूनिवर्सिटी कराची में या पाकिस्तान में कहीं भी मुझे जहाँ पे मौका अल्लाह ताला मौका दे, मैं यूनिवर्सिटी बनाना चाहता हूँ, कॉलेज अस्पताल बनाना चाहता हूँ, ताकि जो हमने अपने अबा अजदाद की जितनी मेहनत है वो सब एक जगह पर ले आएँ। क्योंकि मेरा अमेरिका से भी मैंने क्वालिफाई किया और जदीद और कदीम तिब का एक बड़ा बेहतरीन सिस्टम मैंने बनाया। और मैं इससे पहले कि यहाँ से इजाज़त चाहूँ, मैं दुआओं में आप लोगों को शामिल रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम इमराज आपको उससे आपको निजात दिलाए, आपको खुशियाँ अता फरमाए, और मेरी खिदमत आप लोगों के लिए हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है कि जितने दोस्त, जितने लोग, जितने बच्चे, जितनी बच्चियाँ सुन रही हैं वो
अल्लाह की रहमतों और बरकतों में उनको अल्लाह शामिल रखे। आमीन सुम आमीन। हकीम साहब ने इतने प्यारा प्यारा आज मैसेज भी दे दिया। अच्छा नाज़रीन, आप लोग इनसे मिलना चाहें तो हकीम साहब से आप मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम अपने पेशेंट को देते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं और इनका तरीक़ाकार बहुत ज़बरदस्त है। इनके कुछ डिवाइसेस हैं जो बहुत हैवी यहाँ पर नहीं आ सकती, उसके तरीके से ये इनको ट्रीट भी करते हैं। कुछ लोगों को डिवाइसेस हैं, BCM है, मैट्रिस है, एको लाइफ है, एको ट्रेजर है, काफ़ी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हमारी बॉडी के लिए उनको एक्टिव करने के लिए ये यूज़ भी करते हैं। और रुबीना जी ने बनाया है एलोवेरा हलवा। और हकीम साहब आज मेरे साथ एवरी फ्राइडे होते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे मुझे बताएं क्या लेकर आ रहे हैं, ये बताइए। टॉपिक क्या? हम नहीं बताते, इस वजह से सरप्राइज देते हैं। लोगों को बता दिया तो वो उस पर ट्राइयाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, एक खातून ने, बच्ची ने मुझे लाहौर से फ़ोन किया, मुझे याद आ गया। उसने कहा कि जी रबिया उनका नाम है, कि मुझे जो है उनकी स्किन प्रॉब्लम थी और स्किन प्रॉब्लम के हवाले से उनको मैंने जो दी हैं अद्वियात, इंशाल्लाह उनसे बहुत फ़ायदा होगा बेटा। मैं आपके लिए आपका वो हूँ, दुआ गो हूँ। और ये नरिशमेंट इनको मैंने फेमिनाइन भेजा, ये मेस्कुनाइन है, ये फेमिनाइन है, ये स्किन की नरिशमेंट करती है। और ये बाकायदा ये आपको देखिएगा कि ये फीमेल के लिए है, ये बॉडी से बैक्टीरियाज ख़त्म करती है, स्किन को स्मूथ कर देती है। और ये मेल के लिए है, जहाँ बॉडी में कहीं बदबू आती है जिस्म में, ये उसको रफ़ा करती है और ये स्किन को ब्लैकिश होने से बचा देती है। सोराइसिस और स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स के लिए। चलें जी हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमारे इतनी सारी बातें हमसे, अवेयरनेस शेयर की हमसे। और रुबीना जी आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे नए जज्बे, नई उमंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।